हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड फुल बुक मेरी कोशिश है कि मैं करवा दूं आज, जिससे आपको दर दर ना भटकना पड़े। यूट्यूब पे कहीं से कुछ उठा रहे हो, कहीं से कुछ, तो फुल बुक कवर करवा दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको पूरा सिलेबस एक ही जगह पे मिल जाए। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो हमें दिया है चैप्टर 1। अब इसमें से चैप्टर 1 में से आएगी थ्योरी सिर्फ, ठीक है। तो थ्योरी आएगी और थ्योरी में क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन अकाउंटिंग। डिफाइन अकाउंटिंग में क्या, हमें अकाउंट्स बताना है, ठीक है, कि अकाउंटिंग क्या है। अब इसका ना आप सिर्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है, डिफाइन अकाउंटिंग। तो आप इसका एक ही क्वेश्चन बना लो, एक ही आंसर बना लो और उसको याद कर लो ताकि आप एग्ज़ाम में वो सेम आंसर लिख के आ सको। आज मैं बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं एग्ज़ाम में जो आपको करके जानी है, एंड यहीं से एग्ज़ाम आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो डिफाइन अकाउंटिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग, ठीक है। तो आपने लिखना है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें लिखो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, कि अकाउंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हर चीज़ सिस्टम से चलती है। मतलब ऐसे ही नहीं, कुछ भी उल जुलूल जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी आलतू फालतू चीज़ नहीं है, एक सिस्टम से चलने वाली चीज़ है। ऑफ मेजरिंग, कैसे सिस्टम चलता है इसका, सबसे पहले मेज़र करते हैं हम किसी चीज़ को, कि राम ने मेरे से 200 रुपये का सामान खरीदा, तो हमने मेज़र किया कि कितने का सामान है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट्स में डालेंगे, राम के अकाउंट में अलग से डालेंगे, सेल के अकाउंट में अलग से डालेंगे। उसके बाद है समराइज़ करेंगे, फिर उसको, फिर वो सबका टोटल करके P&L में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एंड में हमें क्या पता लगेगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, और बैलेंस शीट में सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो अब मीनिंग क्या लिखना है आपने, लिखो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो चीज़ें पैसों में हो, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारा मैनेजर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स पैसों में जो चीज़ें होती हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज भी करते हैं हम अकाउंट्स में कि हाँ जी कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना हुआ था, तो उसको बोलते हैं एनालाइज करना। एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रेटिंग मीन्स कि जो रिज़ल्ट निकला है ना, जो रिज़ल्ट मिला है हमें, उसे हमें किसको बताना है, फिर जो यूज़र्स हैं हमारे, जिन्हें हमें हमारे उसकी ज़रूरत है, मतलब हमारे अकाउंट्स को जो चेक करते हैं, जैसे जो हमें उधार में सामान देते हैं, जो उधार में हमें सामान दे रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे ना कि ये कुछ कमा भी रहे हैं, हमारा पैसा दे भी देंगे, ठीक है। और जो बैंक देखेगा, जो हमें लोन दे रहा है, कि ये कुछ कमा रहे हैं या नहीं, कि हमें लोन का पैसा हमारा वापस देंगे या नहीं, ठीक है। और कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी कि कितना कमा रहे हैं, कि टैक्स मुझे दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया अकाउंटिंग का मीनिंग। उसके बाद एक डेफिनेशन उठा लो कोई भी, मैं इजी सी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, लिख लो एज एग्जैक्टली, चेप के आना एग्जाम में, ठीक है, डबल कॉमर्स, और फिर लिखो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसको एज इट इज़ लिखना होता है। डेफिनेशन में देखो, मीनिंग में तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपकी क्या इच्छा है, अकाउंट्स क्यों बनाते हो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो, दिल दिमाग लगाओ दोनों, कि आप अकाउंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करोगे, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों लिख रहे हो कि आज मैंने इतने का सामान बेचा और इतने का सामान खरीदा, क्या कारण हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो उद्देश्य क्या है, हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सबसे पहला इसका रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है अकाउंट्स बनाने का, कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पहला है कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है, कि एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं। अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो उसका हर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि यहाँ से मैंने इतने का सामान खरीदा है और इतने का सेल किया है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हुई कि हमें अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है।
आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना अकाउंट्स में तब भी आ जाएगा, ठीक है। बस ये वीडियो एंड तक देख लेना, ये वाला लाइव। ओके, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते रहो साथ साथ, जो भी बता रही हूँ साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। तो ये हो गया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने बिजनेस क्यों खोला है? ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, और वो प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे, ये अगर आप लिखोगे तभी पता लगेगा ना। अगर आप ऐसे लिखोगे कि मेरा इतना सेल हुआ सामान, मान लो 1000 का सेल किया और उसको मैं 500 रुपये में ख़रीद के लाया था, तो मैंने 500 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो ये अगर लिखोगे तभी पता लगेगा ना। तो इसलिए अकाउंट्स लिखना बनाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हम कितने पानी में हैं, मतलब हमारी फर्म कितने पानी में है, कितना पैसा हमारे पास है। ये हम कहाँ कैसे जान सकेंगे? अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारी फर्म में कितना पैसा है। उसमें हम क्योंकि हम उसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम कैश लिखते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं, है ना, लायबिलिटी लिखते हैं इधर कि हमने किसका कितना पैसा देना है, लोन कितने का है, क्रेडिटर कितने हैं, ये सब लिखते हैं। तो उससे हमें बिजनेस की पोजीशन पता लगती है। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। अब देखो, जो मैनेजमेंट है आपकी कंपनी की, वो ये देखते हैं कि कितना हमारी फर्म की, मान लो अगर आपकी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो उसमें कौन से टाइप के कपड़े ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो उसी टाइप के और ऑर्डर करवाने पड़ेंगे ना हमें। और जो कपड़े बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहे तो उसको हम और नहीं मंगवाएंगे। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ये सब चीज़ें कैसे देख सकता है? अगर उन्हें कहीं लिखा हुआ पता लगेगा कि इस टाइप के कपड़े सेल हो रहे हैं और इस टाइप के नहीं हो रहे, तो लिखित में चाहिए ना उनको ये चीज़, तो वो हिसाब किताब लगा सकेंगे कि हाँ ये वाले कपड़े सेल होके इतना प्रॉफिट कमाया हमने, तो हाँ यही वाले दोबारा मंगवाओ। और प्रोडक्शन कितनी करवानी है, अगर फैक्ट्री है तो कितनी प्रोडक्शन करवानी है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बनवाने हैं, ठीक है। और ये सब चीज़, तो ये सब अकाउंट से ही पता लगेगा ना अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अब जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स कौन है? अब मान लो आपने फर्म खोल लिया है बिजनेस ऐप का, तो आपके बिजनेस के अंदर आप बैंक से लोन लेते हो, है ना। तो आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे ना कि आप इतना पैसा कमा भी रहे हो या नहीं, कि कल को वो लोन चुका सको, ठीक है। और गवर्नमेंट देखेगी कि गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे, टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट देखेगी कि आप टैक्स पे कर पाओगे या नहीं, या आपकी फर्म के अंदर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कि टैक्स कितना पे कर सकते हो और आपको कितना पे करना चाहिए टैक्स। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के ही पता लगाएंगे, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपको उधार में सामान देते हैं, तो एक क्रेडिटर है, मान लो ये एक क्रेडिटर है, ये आपको रोज़ उधार में सामान दे रहा है, तो ये भी तो आपकी बुक ऑफ अकाउंट देखेगा ना। ऐसे तो नहीं इसने भंडारा चला रखा भी रोज़ आपको उधार में सामान देता रहेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा कि आप इससे उधार सामान ले तो रहे हो, कहीं कल को आप मतलब बोल दो कि मैं तो भाई दिवालिया हो गया, मेरे पास तो है ही नहीं पैसा वापस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब लोग जो आपकी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो सब जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, तो उन सबको दिखाने के लिए हमें अपना अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। तो ये सब थे ऑब्जेक्टिव्स। अब है एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? तो ये हो गया हमारा, है ना। अब एडवांटेजेस फटाफट से अपने आप दिमाग से सोचो, अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखो, ठीक है। फटाफट सोचो हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे, फ़ायदे क्या क्या होंगे हमें अकाउंट्स बनाने के। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हमें क्या, पैसों की वो पता लगेगा कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो आप लोग मान लो बढ़िया आपकी कमाई होगी, आप उस सारे पैसे को उड़ा दोगे, लेकिन अगर प्रॉपर लिखा होगा कि हमने कहाँ से पैसा कमाया है और अभी हमने और कितना सामान खरीदना है, क्या क्या करना है, सब कुछ लिखा होगा ना, कि इतना प्रॉफिट, इतनी सेल, सब एक एक चीज़ प्रॉपर लिखी होती है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर मिलेगी इससे। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही जो मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट को जानकारी मिलेगी कि हमें कौन से प्रोडक्ट लेके आने हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं। तीसरा, रिप्लेस मेमोरी। अब मान लो आपकी एक दिन में 1000 कस्टमर्स आए आपकी शॉप पे, क्या ये सारा डाटा आप याद रख सकते हो दिमाग में? ऑब्वियसली यू आर नॉट अ रोबोट, तो आप याद नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ तो हमेशा वहीं रहेगी ना, और याद तो हम रख ही नहीं सकते बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो, अब मान लो आपने पिछले साल 10,000 कमाए, अगले साल 20,000, तो अगर आप लिखोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना कि हमने पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था और अगले साल 20,000। तो रीज़न भी देखना पड़ेगा कि पिछले साल 10 क्यों थे और इस साल 20 क्यों है, तो वो भी अगर लिखा होगा तभी कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अब आपको टैक्स पे करना है, तो टैक्स
कैसे पे करोगे? अगर लिखित में होगी चीज़ तभी पता लगेगा ना कि कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करने पे कितना टैक्स लगा, तो वो सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा तभी कर पाएंगे ना। उसके बाद है फैसिलिटेट लोन। अब अगर हमें लोन लेना है तो लोन हमारी शक्ल देख के तो कोई देगा नहीं हमें, है ना, कि हाँ भाई शक्ल सुंदर लग रही है, लोन दे देते हैं इसको। ऐसे तो लोन नहीं मिलता। लोन कैसे मिलता है? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओगे उनको कि भाई साहब मैं इतना कमा रहा हूँ मंथली और ईयरली मेरा इतना टर्नओवर है, तो बैंक वाले फटाफट खुश हो के लोन दे देंगे आपको, ठीक है। अब अगला है एविडेंस इन कोर्ट। मान लो आपका एक बंदा आपसे उधार सामान लेके जाता था, एक कस्टमर, और बाद में वो मुकर गया, कह रहा मैंने कब पैसा लिया, मैं नहीं जानता आपको आप हो कौन, एंड मैंने कभी उधार नहीं खरीदा आपसे, ठीक है। लड़ाई होगी आपकी, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने बोला कि बेटा कोर्ट में आ तू। तो आपने कोर्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया कि ये देखो मैंने लिखित में लिखा है, ये मेरे से उधार में सामान खरीद के लेके गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे अकाउंट्स जो लिखते हैं हम, ये हमारे वहाँ भी काम आते हैं, मतलब कोर्ट में भी काम आते हैं एज एन एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या होता है? सबूत। कि हम सबूत के तौर पे अपने अकाउंट्स को दिखा सकते हैं कि देखो इसने मेरे से उधार में सामान खरीदा था, बैंक से मैंने इतने का लोन लिया था, वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ हम एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब मान लो आप अपने बिजनेस करके परेशान हो चुके हो, अब आप कह रहे हो भी मैंने तो साधु बनना है, तो बिजनेस आप चाह रहे हो मैं बेच दूं। तो अगर आप बिजनेस बेचना चाहते हो तो कोई कस्टमर कैसे खरीदेगा? वो भी आपकी शक्ल देख के बिजनेस नहीं खरीदेगा। वो कैसे खरीदेगा? अगर आप अपने क्या दिखाओगे उसको? प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कब दिखाओगे? जब आपने कुछ लिखा होगा तभी दिखाओगे ना। तो अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन की हैं तभी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको दिखाएंगे और फिर वो हमारा बिजनेस खरीद लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें लिखना ज़रूरी है। और हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब मान लो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, ठीक है, पार्टनर्स हैं 3-4, ऐसे तो वो एक दूसरे का सिर फाड़ देंगे, है ना। अगर सब कुछ लिखा नहीं होगा, वो कहेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था तू ज़्यादा पैसे ले गया, वो कहेगा तू ज़्यादा ले गया, है ना। तो इसलिए अगर सब कुछ लिखा होगा तो इनकी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहेंगे सब कुछ लिखा है ना कि किसने कितना कमाया, क्या हुआ। अब है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है? कमी, किसी चीज़ की कमी। देखो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसकी लिमिटेशन भी होती है डेफिनेटली। तो लिमिटेशन क्या है कि एक तो अकाउंट्स हमेशा एग्जैक्टली नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि देखो मान लो हमने माना कि जो हम मशीन खरीद के लाए हैं, जैसे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मानना हमने कि हमारी मशीन की यूज़फुल लाइफ 10 साल है। तो एक बात बताऊँ मुझे, क्या पता वो अगले साल ही कबाड़ी में बेचनी पड़ जाए हमें मशीन, है ना, पॉसिबल है। तो एग्जैक्ट तो नहीं हुआ ना अकाउंट्स कि हमने सोचा था कि 10 साल मशीन चलेगी, हमने उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया, लेकिन मशीन अगले साल ही कबाड़ में बेच दी हमने, ख़राब होगी वो। तो इसलिए अकाउंट्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक कैसे? कि जैसे मान लो आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 1 करोड़ की और आज उसकी कीमत है 10 करोड़। 1 साल बाद मान लो उसकी कीमत 10 करोड़ होगी, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में तो वो 1 करोड़ ही दिख रही है ना, 10 करोड़ तो नहीं दिख रही। तो इसलिए ये जो है रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो हाँ ये कर रहे थे हम। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। मतलब जैसे आपका मैनेजर बहुत बढ़िया काम करता है, लिखो इसको अकाउंट्स में, लिख सकते हो नहीं ना। तो क्वालिटेटिव को ये नहीं लिखता, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव को, नंबर्स को लिख सकता है, मतलब किसी की अच्छी क्वालिटी को नहीं लिख सकता, ओके। उसके बाद है अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस में कितना चेंज आ रहा है वो ये नहीं रिकॉर्ड करता, ठीक है। मान लो आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक था 100 रुपये का, लेकिन अब वो स्टॉक 10,000 को हो चुका है, लेकिन हमारी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 100 का ही है। तो ये प्राइस लेवल चेंज जितना भी हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता। तो विंडो ड्रेसिंग, 5th पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि मान लो हमारे यहाँ पे घपलेबाजी चलती है, मान लो आपने टैक्स पे करना है, तो आप रोने लगे कि भाई साहब मैंने टैक्स देना है, तो आपका सीए आया कह रहा है क्यों टेंशन ले रहे हो, टैक्स हम प्रॉफिट दिखाएंगे थोड़ी ना, जितना हमने कमाया हम तो कम दिखा देंगे। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना नहीं हम दिखा रहे, हम कम प्रॉफिट दिखा के ताकि हमारा टैक्स बच जाए, ठीक है। ख़त्म, लिमिटेशंस ख़त्म। उसके बाद है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है डिसीजन मेकिंग में? सिंपल सी बात है, अकाउंट्स को देख के तो आप डिसीजन लोगे ना कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से ही डिसीजन मेकिंग होती है। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टम। प्राइमरी रोल क्या है अकाउंटिंग का? कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। वही मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट इसी से डिसीजन लेगी कि क्या बनवाना है, क्या सेल करना है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पैसे लगाने या कहाँ नहीं लगाने, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी करता है ये कि इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था, इस साल इतना कमाया है, अगले साल इतना कमा रहे हैं, तो हम कंपेयर कर पाएंगे सिर्फ इसी की वजह से। अगला है एविडेंस इन कोर्ट, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। बस मेन तो यही है इसमें, तो लिख देना, यही सब चिपका देना
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब देखो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। द रिलेशनशिप अमंग बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट बीइंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कि बुक कीपिंग क्या है कि रिकॉर्ड्स को लिखना एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन अ सेट ऑफ बुक्स एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है हमें, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी, इसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, और जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, और जो अकाउंटिंग है वो क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। मतलब सबसे पहले हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद आगे जो बुक कीपिंग के बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट रिकॉर्डिंग। अब ये करेक्ट रिकॉर्डिंग है, एग्जैक्टली जो ट्रांजेक्शन हुई है ना वो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जो एंट्री बुक कीपिंग में है ना उसे उठा के हम अकाउंटिंग में डालते हैं। फिर बुक कीपिंग क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्लासिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट एनालिसिस अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अवेलेबल बाय द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के अंदर हमने सब कुछ बनाया और अकाउंटिंग में हम उसको क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग में हम उसको क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो ये फर्स्ट चैप्टर खत्म, बधाई हो, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आपको हेल्प रहेगी बाद में। अब बारी आती है हमारी सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर से भी थ्योरी आएगी, ठीक है, और सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें क्या है? सबसे पहले हमें डिफाइन करना है बिजनेस एंटिटी क्या है। जो इंपॉर्टेंट है बस वो करवा देती हूँ, ठीक है। सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक सांस में करवा रही हूँ और मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, तो ध्यान से सुन लो। सेकंड देखो, सबसे पहले एंटिटी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है? एंटिटी। एंड एंटिटी इज अ यूनिटी, यानी कि यूनिटी नहीं, यूनिट। एक एंटिटी क्या है? एक यूनिट है विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंटिटी क्या है? जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। इकोनॉमिक मतलब पैसों में, मतलब दान भंडार नहीं चला रही वो फर्म, वो पैसों में डील कर रही है। ठीक है, तो अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ टू एमरजेंस बिजनेस एक्टिविटीज़। और बिजनेस एंटिटी क्या है? जो कि बिजनेस चलाने के लिए अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के हिसाब से वो फॉर्म बनी है बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, कानून के अकॉर्डिंग वो बनी है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, ये सब। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखो, इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। यानी कि कोई भी दो पार्टी है, मान लो आपने दुकान खोली, कोई कस्टमर आया, तो आप दो पार्टीज बन गए, वो कस्टमर और आप सेलर हो। तो आपने उसको सामान बेचा, तो दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन, उसने आपको पैसे दिए, तो आपने सामान बेचा और उसने पैसे दिए, तो दोनों के बीच में क्या हुई? इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। सामान का लेन देन, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। यानी कि हम कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ आपके पास थी आपने उसको दे दी, और जो चीज़ उसके पास थी उसने आपको दे दी, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अकाउंट बस ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। जो इंपॉर्टेंट है ना टर्म्स वो बता रही हूँ बस, ठीक है, सारी नहीं बता रही। अगर सारी जाननी है तो वीडियो पड़ी है, वो देख लेना चैनल पे, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट। कैपिटल वो अमाउंट है इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, जो कि एक एंटरप्राइज के अंदर, मतलब एक फर्म के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। इन्वेस्ट होता है लगाना कहीं पैसा, ठीक है। मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया ताकि आप ब्याज ले सको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक फर्म का, जिसने वो बिजनेस खोला है। तो जो मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल का ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे, कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मतलब एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को, एसेट क्या होती है? वो टोटल सामान जो आपने खरीदा है फर्म के अंदर, और आपने वो सामान कहाँ से खरीदा है? दो जगह से, एक तो जो पैसा मालिक ने लगाया बिजनेस में, और दूसरा जो पैसा आपने बाहर के लोगों से लिया है। तो अगर बाहर वाले लोगों के पैसे को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? जो मालिक ने लगाया पैसा। तो इसलिए कैपिटल किसके इक्वल होता है? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये हो गया कैपिटल। उसके बाद है ड्राइंग्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन का क्या मतलब होता है? निकालना। और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। मतलब आप अपने अब आपने बिजनेस क्यों खोला है?
अपने पैसे कमाने के लिए है ना, तो उस बिजनेस में से आप अपने घर के खर्चे भी निकालोगे ना। तो बिजनेस से जब भी आप कोई चीज़ निकालते हो अपने पर्सनल मतलब अपने घर में यूज़ करने के लिए, जो भी पैसा निकाला, कोई सामान निकाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ इज द अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी टू द आउटसाइडर। जो भी पैसा, एंटिटी मतलब आपका बिजनेस, तो एंटिटी को, आपके बिजनेस को जो भी पैसा आउटसाइडर्स का मतलब बाहर वालों का देना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ठीक है। एसेट्स क्या हैं? एसेट आर दी प्रॉपर्टीज। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, जो कि एक एंटिटी ओन करती है। OWN, ओन मीन्स उसका मालिक है। तो एसेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी एक कंपनी मालिक है। ये टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज ए कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट मतलब क्या होता है? कीमत किसी चीज़ की। ठीक है। तो कॉस्ट इनकर्ड, इनकर होता है होना कुछ। ठीक है। इनकर क्या होता है? होना। इनकर्ड फॉर अर्निंग रिवेन्यू। अर्निंग रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है? जो भी आपके पास पैसा आया सामान बेच के, उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। मान लो आपकी कपड़े की शॉप है, कपड़ा बेच के जो पैसा आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवेन्यू। तो एक्सपेंसेस क्या है? उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आपने खर्चा किया है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब मान लो आपकी जो कपड़े की शॉप है, शोरूम है, उसमें अपने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी दे रहे हो, तो वो सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चा है ना। लेकिन अगर आप उनको सैलरी ना दो तो वो भाग जाएंगे, तो आपका सामान कौन बेचेगा, है ना। तो सामान बेचने के लिए जो आप खर्चा करते हो ना, सामान सेल करने के लिए जो आप खर्चा करते हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू इज ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रोस इनफ्लो, ग्रोस इनफ्लो क्या? इनफ्लो क्या होता है? जब कोई चीज़ आपकी फर्म के अंदर आ रही है, उसे हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। तो रिवेन्यू क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि एक बिजनेस की किसी भी एक्टिविटीज से जो भी पैसा आपकी फर्म के अंदर आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस, यानी कि जो इनकम, पैसा कमाया है बिजनेस ने फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? कि जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, मान लो अगर आपकी वही क्लॉथ शॉप है और उसके अंदर आपने बेच के कपड़े पैसा कमाया है, तो वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। उसके बाद है परचेज। परचेजेस क्या है? परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, या फिर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। परचेज का क्या मतलब होता है? कि अगर आपकी मान लो क्लॉथ शॉप है और आप कपड़ा खरीद के लाए बेचने के लिए, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होता है? सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स, मतलब हमने जो सामान बेचने के लिए खरीदा उसे हम सेल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। अब है सेल्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। तो सेल्स रिटर्न का क्या मतलब हुआ? गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, मतलब किसी ने आपसे सामान खरीदा और अब वो वापस फेंक के चला गया, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है? गुड्स परचेज में भी रिटर्न बाय द सेलर फॉर एनी रीज़न, यानी कि वो डिफेक्टिव हो शायद इसलिए वापस कर दी। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? कि हमने जो सामान खरीदा वो हमने वापस कर दिया, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ करंट एसेट। स्टॉक क्या है? एक करंट एसेट है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज, ये रहने दो, ये करवा देती हूँ। स्टॉक मीन्स गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। हाँ, ये सही है। स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है जो गुड्स आपके पास पड़ी हैं, अनसोल्ड है, मतलब जो सामान नहीं बिका। आप कुछ सामान खरीद के लाए बेचने के लिए, लेकिन अभी वो सामान नहीं बिका, अभी ऐसे ही पड़ा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, मतलब आपने सामान बेचा और आपने उसका पैसा लेना है उस इंसान से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, मतलब उधार में आपने सामान बेचा और आपने अभी उसका पैसा लेना है, तो दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल वही इसका उल्टा हो जाएगा कि आपने उधार में सामान, ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मतलब आपने उधार में सामान खरीदा है और आपने किसी का पैसा देना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल। और क्रेडिटर्स भी। ठीक है। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स इज द अमाउंट ओन टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज ऑफ इट बिकमिंग इरिकवरेबल, मतलब ये वो पैसा है जो आपने किसी से लेना था, लेकिन अब उसने मना कर दिया, वो कह रहा है मैं नहीं जानता आपको, ना मेरे को कोई पैसा आपका देना है, तो उसने आपके पैसे देने से मना कर दिया, तो आपके लिए क्या बन गया? वो बैड डेट। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा, तो वो बुरा डेट बन गया, मतलब अब वो आपका पैसा नहीं दे रहा।
प्रोपराइटर कौन होता है? द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन बिजनेस, यानी कि वो इंसान जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि बिजनेस का मालिक। एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोपराइटर, और जो सारा रिस्क उठाता है। बस ख़त्म ये चैप्टर। इसमें जो जो भी मेन था वो मैंने बता दिया। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बता देती हूँ। डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी अमाउंट, रिडक्शन इन द प्राइस, मान लो आप 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में लेके आए, तो 100 में से 80 की चीज़ मिल गई आपको, तो 20 रुपये क्या हो गया? रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में कमी होगी, तो वो 20 रुपये क्या है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट दो टाइप का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो जो डिस्काउंट व्यापार बढ़ाने के लिए किया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मान लो अगर दुकानदार ने आपको बोला कि आप एक की बजाय 10 चीज़ें खरीद लो, मैं आपको सस्ती दे दूंगा, तो आपने एक की बजाय 10 चीज़ें खरीद ली। इससे क्या फ़ायदा हुआ दुकानदार को? कि उसका ज़्यादा सामान सेल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि दुकानदार को आप पे विश्वास नहीं है कि ये पैसा दे देगा, तो इसलिए उसने बोला कि अगर आप अभी पेमेंट कर दोगे ना तो मैं कम पैसे लगा लूँगा, अगर बाद में करोगे पे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने फटाफट से कम पैसे दे दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने सारे करवा दिए। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, इसी चैप्टर में सेकंड हमारे पास क्या आता है? ये क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का ही पक्का आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में हमें फ़र्क बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट, जो कि फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बहुत बड़ा खर्चा, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ खरीद ली, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच विल इंक्रीज दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे क्या होगा? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लो हमने बहुत बड़ी मशीनरी खरीद ली, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो सालों साल चलेगा, मतलब बहुत समय तक जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा, लंबे टाइम तक, जब तक बिजनेस है तब तक उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, कि एक बार ही खर्चा किया और सालों साल चलेगा वो। मान लो हमने कोई ऐड चला दी, कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने वो खर्चा सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म है वो, अगले साल हमें वो खर्चा फिर से करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिवेन्यू और विद अकाउंटिंग पीरियड। मान लो जैसे सामान बनाने में हमारा 10,000 रुपये खर्चा आ गया, तो ये क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सामान बिक जाएगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम यूज़ ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। मान लो नॉर्मली, जैसे मान लो अपने अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचा, पैसा मिला, इसे हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? पैसा मिलना, किसी भी चीज़ से कुछ पैसा मिला है आपको, तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी? कि आपने सामान बेचा और पैसा मिला, वो हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? इज द रिसिप्ट विच आर नॉट रिवेन्यू रिसिप्ट। ये वो रिसिप्ट है जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। जैसे कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, मतलब मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्सप्लेन गुड्स। ये आ सकता है आपको, गुड्स आ सकता है। गुड्स क्या होती है? ये वो सामान है। गुड्स क्या है? गुड्स आर द आइटम्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की वो चीज़ें दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड, जो कि खरीदी जाती हैं या बनाई जाती हैं बेचने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स। अगला है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कीमत की, कोई प्रोडक्ट बनाने में कितनी कीमत लगी है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कि खर्चा कितना हुआ है टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। गेन। गेन क्या होता है? फ़ायदा। गेन क्या है? गेन इज इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन अदर देन द बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मान लो अगर आपने सामान खरीदा और बेचा, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो तो होता है प्रॉफिट। लेकिन आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग अब महंगी हो गई है और महंगी बिक गई है, तो ये अलग है, मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है ना, ये वैसा गेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? गेन।
ठीक है। और उसके बाद लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। मान लो आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, कमाई कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? लॉस। प्रॉफिट मैंने बता दिया ऑलरेडी, ड्राइंग्स भी बता दिया है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये भी सारा कंप्लीट हो गया, डन। सेकंड चैप्टर कंप्लीट। मतलब उसी हिसाब से हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। और सेट ऑफ रूल्स, ये क्या है? गैप क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि रूल्स बना रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस हैं दैट डिफाइन द अकाउंटिंग पैरामीटर्स, जो कि अकाउंटिंग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, और जिसके अंदर अंदर हमें अकाउंटिंग को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, ये है गैप का मीनिंग। उसके बाद तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है डिस्क्राइब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड है डिस्क्राइब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दी फंडामेंटल प्रोपोजिशंस बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, पहली अजम्पशन हमारी क्या होती है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होता। कभी भी कोई बंदा ये बिज़नेस सोच के ये खोलता है बिज़नेस को कि मैं कल को इसको बंद कर दूंगा, नहीं ना। तो वो हमेशा यही सोच के चलता है कि मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मान लो अगर आपने SLM मेथड ले लिया डेप्रिसिएशन का, तो हर साल ना SLM ही लगाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। आप ये नहीं कि एक साल SLM लगा दिया, अगले साल WDB, उसके अगले साल फिर SLM, ऐसे नहीं कर सकते। हर साल हमें सेम मेथड लगाना पड़ेगा। उसके बाद है एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या होती है? प्रेस्क्राइब दैट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट एक्सचेंज्ड। मतलब पैसे दिए या नहीं दिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, खर्चा कब हुआ है। मान लो आपका एक एम्प्लॉई ने काम कर दिया, काम किया है, तो आपका खर्चा हो गया ना, क्योंकि आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। पर अभी आपने सैलरी दी नहीं, तो मतलब पैसा तो नहीं गया। पैसा नहीं गया, पैसा बेशक नहीं गया, पर लेकिन पैसा तो नहीं गया, लेकिन खर्चा तो हो गया ना वो आपका। तो हमेशा जो अकाउंट्स है ना, वो इस बेसिस के ऊपर काम करता है कि अगर खर्चा हो जाता है ना, खर्चे को रिकॉर्ड करो, पैसे के हिसाब से नहीं चलते। मान लो अगर आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लिया जी, तो उस 1 करोड़ को हम खर्चा थोड़ी ना मान लेंगे, उसको हम ये मानेंगे कि कैश गया, लेकिन वो खर्चा नहीं है इस साल का। ठीक है, अकाउंट्स जो है वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है। मतलब पैसा गया नहीं गया, कितना गया, उस चीज़ पे नहीं, खर्चा कितना हुआ है वो चीज़ देखते हैं हम, और कमाई कितनी हुई है, पैसे आने जाने को नहीं देखते। तो नेक्स्ट हमें दिया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करवा रही हूँ। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब बिजनेस जो है ना, उसके मालिक से अलग माना जाता है। ठीक है, ये मालिक है और ये बिजनेस। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ने, मालिक ने जो पैसा बिजनेस को दिया है ना, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ने ये पैसा ना इसका वापस देना है। जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा ना, तो ये सारा पैसा इसका ये वापस दे देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, अलग एंटिटी है, और वो मालिक की नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है अपना अलग है। मालिक अगर कुछ निकालता है तो वो भी लिखा जाएगा, और मालिक अगर कुछ पैसा डालता है तो वो भी लिखा जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग, फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब उसके मालिक से बिजनेस को अलग माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मतलब अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सिर्फ जो पैसों में चीजें होती है ना, वही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब है? कि अकाउंटिंग, देखो, जो हमें प्रॉफिट निकालना होता है वो कभी ना कभी तो मतलब हम हिसाब किताब करेंगे ना कि कितना कमाया हमने और कितना गवाया, तो हम वो पूरा एक साल में करते हैं, मतलब 12 महीने में। तो साल के एंड में हम देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ हमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो होता है हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? कि हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है अकाउंट्स में, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है एक्चुअल में, सही तरीके से सब कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो भी जरूरी सूचना है वो सारी हमें अपने अकाउंट्स में लिखनी होती है, रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कि relative importance of an item or an event. An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. मतलब अगर कोई ज़रूरी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सामने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये फ्रॉड माना जाएगा कि ये गलत किया आपने। इसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होती है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मैनी टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको लॉस होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड कर दो। मान लो कि लॉस हो गया, मतलब आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर लॉस होगा, पर उस लॉस को पहले ही मान के चलो कि लॉस हो गया, इसे हम बोलते हैं प्रूडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन बनाते हैं ना। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? कि हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर ये लॉस होगा, तो ऑलरेडी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देते हैं कि हमें पहले ही डाउट है, तो पहले ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें डेबिट कर देते हैं उसको, कि हम लॉस ऑलरेडी उसे मान चुके हैं।
तो इसे हम बोलते हैं प्रूडेंस। लेकिन अगर आपको लग रहा है इन फ्यूचर कोई फायदा होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करते हम। अब 7th है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट की अकाउंट्स जो है ना वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड रहता है, क्योंकि अब देखो किसी चीज़ की कॉस्ट है वो तो डेली चेंज होती रहती है, तो ऐसे तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेली आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, रोज चेंज करते रहो, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बेस्ड चलाते हैं चीज़ को। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। An important objective of business is to determine profit periodically. It is necessary to match revenue of the period with the expense of that period to determine correct profit. मतलब कि उसी साल के खर्चे को उसी साल के प्रॉफिट से हम कंपेयर करेंगे, मतलब उसी साल के प्रॉफिट में से उसी साल के खर्चे को माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। इन ब्रीफ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज रेदर देन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। मतलब हम कैश रिसीव्ड और कैश पेड नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि खर्चा कितना हुआ और कमाई कितनी हुई। पैसा गया नहीं गया कोई मैटर नहीं करता, खर्चा कितना हुआ है वो देखना है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है कि हर चीज़ को ना हम हमेशा दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। मान लो आपने किसी से सामान खरीदा तो सामान आपके पास आया और पैसा आपके पास से गया, आपने सामान बेचा तो सामान गया और पैसा आया, तो हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जिसके दो इफेक्ट ना बने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। प्रेस्क्राइब दैट रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब आपने किसी से पैसा लेना है, आपने उसको सामान बेचा तो उसी टाइम क्या मान लिया जाएगा कि आपने ये पैसा लेना है। जब भी ट्रांजेक्शन हुई ना उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं है कि आज आपकी मान लो आपकी आज ट्रांजेक्शन हुई, सेल होगी 2 लाख की, लेकिन वो इंसान कह रहा है कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो लेकिन सेल तो होगी ना, सामान तो बिक गया ना, तो आज ही रिकॉर्ड करोगे आप उसको, वो इसी साल की सेल मानी जाएगी। मान लो आपकी सेल हुई 2022 में और पैसे वो 2025 में दे रहा है, तो ये नहीं है कि हम उस सेल को 2025 की सेल मानेंगे, हम उसको 2022 की ही सेल मानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द राइज इन डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मेड द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, बट the diverse accounting policies being followed and the accounting treatment of transaction and events made the accounting information less meaningful and also incomparable. A need was thus felt that the certain minimum standards should be uniformly applicable. मतलब कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो कि सारी जगह अप्लाई होंगे, सो दैट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैव द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। की अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बने, जैसे रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब रिलायबल बननी चाहिए अकाउंटिंग जो है, वो रिलायबल होनी चाहिए ना, रिलायबल मतलब टिकाऊ, मतलब जिस पे सब विश्वास कर सकें कि हाँ ये सच है, सही है, तो रिलायबल होनी चाहिए। दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम उसको देख के समझ तो सकें कि हाँ ये अकाउंट्स में हो क्या रहा है। और कंपेरेबिलिटी, कि हम उसको कंपेयर कर सकें। देयरफॉर इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने क्या किया, वाज सेटअप इन द ईयर 1973। वो बनाई गई 1973 में। 1973 में एक कमेटी बनाई गई जिसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, टू फॉर्मुलेट होता है बनाना, एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट, की फॉर्मुलेट बनाना ये और उसको पब्लिश करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो किसकी प्रेजेंटेशन में बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एंड ऑल्सो देयर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। और पूरी जगह वो मतलब पूरे वर्ल्ड में accepted है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मतलब ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में इंप्रूवमेंट की जा सके। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि ये वो गाइडलाइंस हैं दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं दैट आर फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि जिनकी हेल्प लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। दे आर अकाउंटिंग रूल्स, ये अकाउंटिंग रूल्स हैं एंड प्रोसीजर्स हैं रिलेटिंग टू मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए कि कैसे बनाने हैं, और रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कैसे हमें चीज़ें डिस्क्लोज करनी है अकाउंट्स में, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सब कैसे देखेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प। तो थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चैप्टर्स में से सिर्फ थ्योरी आती है। तो अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में क्या है? तो अब है फोर्थ चैप्टर में हमें क्या दिया हुआ है, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या होता है? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं कैश बेसिस पे, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। मतलब जब पैसे के लेन देन पे हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं कैश बेसिस। और एक्रूवल बेसिस क्या होता है कि जब हम पैसे का लेन देन नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि सामान बिका, चाहे पैसा आया भी चाहे नहीं आया, सिर्फ सेल लिख दी, सामान खरीदा चाहे हमने पैसा दिया चाहे नहीं दिया, लिख दिया कि हमने 100 रुपये का सामान खरीदा है, उसे हम बोलते हैं एक्रूवल बेसिस, जहाँ पे हम पैसे का लेन देन नहीं देखते, सिर्फ ट्रांजैक्शन देखते हैं। और कैश बेसिस होता है जहाँ पे हम पैसे का लेन देन देखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों? तो ऑब्वियसली इनमें से एक्रूवल बेसिस बेटर है। और क्यों? क्योंकि एक्रूवल बेसिस से हम सही लगा सकते हैं अनुमान कि इस साल में हमने कितना कमाया। क्योंकि कैश बेसिस तो मान लो जो अब इस साल में एक बंदे ने आपकी फर्म में काम किया तो वो इसी साल का खर्चा हुआ ना। अब मान लो आप उसको सैलरी दे रहे हो 2 साल बाद, तो वो 2 साल बाद का थोड़ी ना खर्चा है। बेशक पैसे आपके 2 साल बाद गए हैं, लेकिन खर्चा तो वो इसी साल का है ना। तो इसलिए एक्रूवल बेसिस पे हमें एक्जैक्टली इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया और क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ वो पता चलता है। तो ये था। अब इसमें आपके पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि कन्वर्ट करो कैश बेसिस को एक्रूवल में, जो कि
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस फोर्थ चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे। फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी बस। अकाउंटिंग इक्वेशन का बस मैं सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ, इसमें बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूंगी क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो एसेट्स है ना वो हमेशा किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वो पैसा होता है जो हमने बाहर वाले लोगों से लिया है, और कैपिटल वो पैसा होता है जो मालिक ने लगाया है। तो इन दोनों के पैसों से मिला के जो हमने खरीदा है वो ये सामान है, इसलिए हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करूँ। हमें क्या दिया है, गुरमन सेकंड करवाना है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000, यानी कि 70,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ है, कैपिटल आया है और पैसा आया है। तो सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन में जो चीज़ आती है उसको प्लस कर दो, जो जा रही है उसको माइनस कर दो। फॉर्मेट जरूर याद कर लेना, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें देखो एसेट्स में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा एसेट है ना कैश, तो इसलिए कैश में एसेट इसको हम प्लस कर देंगे। और दूसरा क्या हो रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल में लिख देंगे 70,000 एंट्री। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपी 18,000। क्रेडिट परचेज का क्या मतलब होता है कि हमने उधार में सामान खरीदा है, कितने का, 18,000 का। तो आपने उधार में सामान खरीदा, तो इसका मतलब आपने उधार में सामान खरीदा तो आपने उस बंदे का पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। तो इसलिए लायबिलिटी में कितना आ गया, 18,000। और जिससे आपने उधार में खरीदा उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर। तो इसलिए लायबिलिटी में क्रेडिटर में आ गया 18,000। और सामान आया है आपके पास, तो सामान आ रहा है तो ये एसेट है, स्टॉक में इसको प्लस कर देंगे 18,000। थर्ड पॉइंट क्या है, अब आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। मतलब हमने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500 रुपये। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा था, तो अब आपने उनका पैसा दे दिया, कितना, 17,500 रुपये। पैसा आपके पास से गया, तो जब कोई चीज़ जाती है तो माइनस कर देंगे, तो इसलिए कैश में से 17,500 माइनस हो गया। दूसरा, आपने जिसके पैसे देने थे वो आपने दे दिए, तो लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी गई, तो लायबिलिटी माइनस 18,000 माइनस होगा ना, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से 18,000 रुपये लिए, लेकिन आपने उसको 17,500 रुपये दे के निपटा दिया। तो जब आपने उसको 17,500 रुपये दे के निपटा दिया, तो इसका मतलब है कि अब आप वो 500 रुपये दोबारा थोड़ी मांगेगा आपसे, ख़त्म। मतलब आपने वो लायबिलिटी ख़त्म कर दी, तो 18,000 की लायबिलिटी ख़त्म, तो इसलिए इसमें से 18,000 माइनस हो गया। तो अब देखो, आपने देने थे उसके 18,000, लेकिन आपने दिए हैं उसके 17,500, तो 500 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया ना। तो जो 500 का फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा किसको मिलता है, हमेशा मालिक को, और मालिक का पैसा कौन सा है, कैपिटल। तो इसलिए वो 500 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये उसको फ़ायदा हो रहा है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपये 20,000। मतलब हमने मशीन खरीदी है कितने की, 20,000 की। तो मशीन आई है और पैसा गया है, तो मशीनरी में मशीन को ऐड कर देंगे 20,000, और पैसा जा रहा है तो पैसे को 20,000 को माइनस कर देंगे। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आप देखो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन का 4 से 6 मार्क्स का आएगा आपका एग्ज़ाम में। तो इसका जो ये है पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कि 4 से 6 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आ सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करवाने लायक है नहीं, एंड इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, तो इसलिए इसको अभी हम नहीं करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। नोट सो इम्पोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आ सकते हैं। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर जर्नल एंट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से भी मैं एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ आप लोगों को, जो ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाऊँगी सारे चैप्टर्स का, ओके। तो अभी हम करेंगे जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कैश विदड्रॉन, मतलब पैसा निकाला है बाय प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर ने, मीन्स मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला है। फॉर पर्सनल यूज़, मतलब अपने पर्सनल खर्चे के लिए, कितना, 2,000 रुपये। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि बिज़नेस से उसने पैसा निकाला है, तो बिज़नेस के लिए क्या है, खर्चा। तो ड्राइंग्स क्या हो गया, बिज़नेस के लिए खर्चा, क्योंकि बिज़नेस से कोई चीज़ जा रही है तो खर्चा है उसके लिए, नुकसान है ना, कोई चीज़ जा रही है अब उसके बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए बिज़नेस के लिए वो खर्चा है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसलिए ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा क्या है, इसकी वजह से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या बन गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री क्या है हमारे पास, गुड्स परचेज, मतलब सामान खरीदा है 4,5,000, मतलब 5,000 रुपये का सामान हमने खरीदा है। वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मतलब सामान खरीदा था 5,000 का, वर टेकन अप बाय द प्रोप्राइटर, मतलब वो प्रोप्राइटर ने ले लिया। फॉर पर्सनल यूज़, मतलब मान लो आपकी कपड़े की दुकान है और उसमें बढ़िया सी साड़ी लगी मालकिन को, तो उसने कहा कि ये साड़ी तो मैं ही ले लेती हूँ, तो बिज़नेस के लिए तो नुकसान है ये, इसलिए क्या हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और
क्योंकि सामान गया। जब हमने वो सामान खरीदा था तो हमने क्या एंट्री की थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखा था ना। जब सामान खरीदा था, मान लो 5,000 की साड़ी खरीदी थी तो हमने लिखा था 5,000 डेबिट परचेज, मतलब 5,000 का सामान आ गया। लेकिन अब ये साड़ी हमारे बिजनेस से चली गई है, तो ये साड़ी बिजनेस से चली गई है, तो जब हमने खरीदी थी तो डेबिट की थी, अब ये जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अब है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है, पेड ₹5,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब 5,000 रुपये दिए हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो, लाइफ किसी जिंदा चीज़ की होगी ना, बिजनेस की तो लाइफ होने से रही, बिजनेस तो क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जिंदा इंसान तो नहीं है वो। तो लाइफ इंश्योरेंस किसका हो सकता है, मालिक का। तो मालिक ने अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। इसमें भी क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस उसने अपना पे किया है बिजनेस से पैसा निकाल के, तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है और लाइफ इंश्योरेंस है वो, तो लाइफ इंश्योरेंस है तो मतलब मालिक ने पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस से वो पैसा गया है, तो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया ना। खर्चा हुआ है इसलिए ड्राइंग्स डेबिट, क्योंकि पैसा गया है इसलिए कैश क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3,000। अनइंश्योर्ड मतलब उनका हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस, मान लो आपने अपने पेन का इंश्योरेंस करवा लिया कि अगर मेरा पेन गिर के टूट गया तो कंपनी पैसा देगी, तो आप उसके लिए ना हर साल प्रीमियम भरते हो। मान लो आप हर साल ना 2-2 रुपये भर रहे हो कि आपका 100 रुपये का पेन है, अगर वो गिर के टूट गया तो 100 रुपये आपको कंपनी देगी। मान लो अभी आपने एक ही प्रीमियम भरा था 2 रुपये का और आपका पेन गिर के टूट गया तो कंपनी आपको 100 रुपये देगी। इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि गुड्स अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड मतलब वो गुड्स अभी इंश्योर नहीं करवा रखी हमने, अभी उसको इंश्योरेंस नहीं करवाया था, और 3,000 की हमने वो खरीदी थी, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने की वजह से वो जल गई है। तो आग लगने की वजह से वो जल गई तो आपका, तो फर्म का वो क्या हुआ, आपका कोई सामान जल गया तो क्या हुआ है, नुकसान। और नुकसान जब भी होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस हो रहा है तो इसलिए लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट। और सामान जल गया, तो जब हमने सामान खरीदा था तो हमने क्या एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट, ये सामान हमने खरीदा है 200 रुपये का, लेकिन अब ये सामान हमारे पास रहा ही नहीं क्योंकि ये जल गया। तो डेबिट में, तो ये डेबिट में इसको रखने का मतलब है कि हमारे पास पड़ा है सामान, लेकिन हमें अब इस सामान को यहाँ से हटाना पड़ेगा डेबिट से। तो डेबिट में से किसी चीज़ को हटाने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, लिए एंट्री बन गई लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कि स्टॉक जो है हमारा वो जल गया है आग लगने की वजह से, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 डैमेज्ड बाय फायर, मतलब गुड्स कॉस्टिंग 1,000 मतलब सामान है 1,000 का, वो डैमेज हो गया है आग लगने की वजह से। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि कोई बात नहीं, 800 रुपये मैं दे दूँगी। एंड चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें चेक भी मिल गया है। तो देखो, अब आग लगने की वजह से आपका सामान जला तो लॉस हुआ, तो उस लॉस को तो हम साथ के साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, लिए एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हुआ, हमारा सामान जल गया, तो 1,000 के लॉस को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे कि सामान तो चला गया ना, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे उस सामान को, टू परचेजेस 1,000। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने क्या किया, जब भी हमें किसी से पैसा लेना होता है तो डेटर बन जाता है वो हमारा, मतलब हमने उससे पैसा लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट, कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, और ये नुकसान जो है क्रेडिट कर दिया। कि अब हमें नुकसान, देखो हमने नुकसान को डेबिट लिखा था यहाँ पे कि टू लॉस बाय, हमने क्या लिखा था, लॉस बाय फायर है, कि हमारा नुकसान हुआ है आग लगने की वजह से। लेकिन अब अगर कंपनी वाले हमारा पैसा दे देंगे हमें तो नुकसान तो हुआ ही नहीं फिर तो, है ना, फिर तो नुकसान नहीं हुआ ना। मान लो आपका 1,000 रुपया गिर गया और किसी ने आपको वो 1,000 ला के दे दिया वापस, तो नुकसान थोड़ी हुआ। तो सेम ऐसे ही भी कंपनी कह रही है भी मैं पैसा दूंगी, तो ये नुकसान हमारा नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ था इसलिए हमने डेबिट में लिखा था, तो अब नुकसान नहीं हो रहा इसलिए उसको हम क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, हमने डेबिट किसको कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, इसका मतलब है हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा
लेना है। अब देखो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया, पूरा पैसा तो नहीं दिया ना उसने। कितना पैसा दिया, 800 रुपये। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा कितना, 800 रुपये। तो इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, 800 रुपये। लॉस कितना हो गया हमें, 200 रुपये का, क्योंकि 1000 का लॉस हुआ था ना, 1000 का सामान जला था। तो उसमें से 1000 में से 800 रुपये मिले हैं, तो 200 का तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए 200 कहाँ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर में। और टू इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने का मतलब था कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमें दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, यानी कि सामान है 500 रुपये का, गिवन एज चैरिटी मतलब आपने दान में दे दिया। ठीक है, जिसका सेल्स प्राइस 600 रुपये है, मतलब अगर आप उसको बेचते तो वो 600 में बिकता, लेकिन उसका प्राइस जो आपको पड़ा था वो 500 रुपये है। अब देखो, चैरिटी में दिया है तो ये भी एक तरीके से आपके लिए तो नुकसान ही है ना, क्योंकि आपने दान में कोई चीज़ दे दी। तो लो डेबिट चैरिटी को, और क्योंकि उसकी वजह से सामान गया है तो टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में हमें क्या दिया है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5000, मतलब हमने बेचा है हाउस होल्ड फर्नीचर, मतलब घर का फर्नीचर बेच दिया 5000 का। द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, और उससे जो पैसा आया वो हमने कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। तो मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो पैसा आ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। जनरल एंट्री का चैरिटी वाला क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट और ये वाले क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। चैरिटी वाला मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, इसलिए मैंने यही करवा दिया है। जनरल एंट्री में से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, लिख लो कॉपी में। जनरल एंट्री में से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यही वाले जो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मेनली आते हैं। और जनरल एंट्री के लिए तो सिर्फ आप 3 रूल याद कर लो। अगर आपको ये रूल नहीं आते, वीडियो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो रिसेंट अपलोड, ये दोनों वीडियोस हैं, इसमें आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता। वैसे नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ कि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी कुछ आपके फर्म में आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी कुछ फर्म से जा रहा है, जब भी आपके बिजनेस से कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, मतलब अगर किसी को पैसा मिलना है तो उसको डेबिट करो। और क्रेडिट द गिवर, अगर किसी से कुछ मतलब किसी ने पैसा देना है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी खर्चे हैं, कोई भी नुकसान है उसको डेबिट करो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और कोई भी इनकम हुई है, कोई कमाई हुई है तो उसको हमेशा क्रेडिट करो। लेजर में क्या होता है, देखो आपने जर्नल एंट्रीज कर दी। जर्नल एंट्री क्या होती है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होते ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि मान लो राम ने आपसे 10,000 का सामान खरीदा, तो अब राम डेली सामान खरीद के लेके जा रहा है, तो क्या आप डेली जर्नल एंट्री, मान लो आपकी 1000 हो रही है एक दिन में, तो आप बुक्स थोड़ी ना पलट के देखोगे। राम बोलेगा, आएगा मेरा हिसाब किताब कर दो, तो आपको तो एक दिन उसके ट्रांजैक्शन देखने में ही लग जाएगा। तो इसलिए हम लेजर में क्या करते हैं कि हर एक चीज़ का एक अलग हिसाब रखते हैं। मान लो परचेज अकाउंट का जितना सामान खरीदा वो सारा परचेज में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट का जितना सामान बिका वो सारा सेल्स में आ जाएगा। राम का, अगर मान लो राम आपका एक क्रेडिट वो है जो आपसे सामान खरीद के लाता है, एक कस्टमर है आपका जो उधार सामान खरीद के लेके जाता है, तो वो डेटर है आपका। तो वो डेटर का एक अकाउंट बन जाएगा राम के नाम से, एक मोहन का बन जाएगा। ऐसे सबका अलग अलग हिसाब जो रखा जाता है उसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो लेजर की मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, बस वो अगर आपको आ गई तो आपको लेजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, ध्यान से सुनना। देख, जर्नल एंट्री है, सबसे पहले तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं इन सब की आप जर्नल एंट्री बना लो। जनरल एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अब मान लो फर्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन। परचेज गुड्स मतलब सामान खरीदा है, फॉर कैश मतलब पैसों में, रमन से। तो देखो एंट्री जर्नल क्या बनी, सामान आया और पैसा गया, तो सामान आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। तो अब इसमें ध्यान से सुनो, लेजर हम कैसे बनाते हैं। जब हम परचेज अकाउंट की लेजर बनाएंगे ना तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, टू रमन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट
ये बन जाएगी, ठीक है, परचेज अकाउंट की लेजर बन गई और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू रमन। और जब रमन की लेजर बनाएंगे, जब हम रमन की लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय परचेज, ठीक है। बस इतनी सिंपल सी होती है लेजर। अब देखो सेकंड एंट्री, ओ सॉरी ये कैश में था ना, तो कैश की एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू कैश। तो जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश। और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय परचेज। तो जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश। और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय परचेज। थर्ड एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू गगन एंड कंपनी फॉर कैश। मतलब हमने सामान बेचा है पैसों में, तो इसमें क्या हुआ, सामान गया और पैसा आया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो जब हम कैश का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। और जब सेल्स का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश। ये है, मान लो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। मतलब हमने स्टेशनरी खरीदी है फॉर कैश। फॉर कैश मतलब पैसों में आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा। अब स्टेशनरी का सामान है वो आप खरीद के लाओगे, यूज़ करके ख़त्म, तो वो खर्चा है आपके लिए। तो कोई भी खर्चा होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसलिए स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब जब हम इसका लेजर बनाएंगे ना, तो स्टेशनरी अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू कैश। और जब कैश का लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या लिख देंगे, बाय स्टेशनरी। एंट्री क्या बनी थी हमारी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो जब हमने स्टेशनरी का लेजर बनाया तो क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट। जब ठीक है, जब कैश अकाउंट बनाया तो लिख दिया बाय स्टेशनरी। बस अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आती हैं तो लेजर आपके लिए खेल है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लेजर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, वो आप देख सकते हो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लेजर में। तो आज के लिए अभी लास्ट चैप्टर करवाऊंगी मैं, कैश भी हाफ रह जाएगा, हाफ कल करेंगे फिर। तो अब मैं आप लोगों को करवाऊंगी डबल कॉलम कैश बुक। तो देखो ध्यान से, कैश बुक का क्या मतलब होता है, कैश बुक का क्या मतलब होता है, ये वो बुक है जिसमें हम सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें क्या, जिन भी चीज़ों से पैसा आ रहा है ना उसको लिखो डेबिट में, और जिन भी चीज़ों से पैसा जा रहा है उसको लिखो क्रेडिट में। बस पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट, और क्यों आया यहाँ लिख दो और क्यों गया यहाँ लिख दो, बस। इसके अलावा कैश बुक में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वो सबसे पहले देखो 2 मिनट में करवा रही हूँ, ये फटाफट से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब हमारे पास पैसा पड़ा है, कितना, 14,000। तो इसको हम क्या लिख देंगे, जो पहले ही पैसा होता है ना हमारे पास उसको हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब पिछले साल का जो बैलेंस है, ठीक है, वो लिख दिया। तो कैश में आ गया कितना, 14,000 पहले का ही था। बैंक में जो है हमारा क्या चल रहा था, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकलवा लिया। मान लो आपका इतना पैसा पड़ा नहीं था बैंक में, खाते में था कुछ नहीं, लेकिन आपने एक तरीके से लोन टाइप होता है ये कि आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन आपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकलवा लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कितने का निकलवा लिया आपने, वो 13,200 रुपये, इसलिए वो क्रेडिट में आ गया, क्योंकि वो लायबिलिटी है ना। मतलब अगर सही आपके पास पैसा है बैंक में भी तो डेबिट में ही आता, लेकिन अब आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है तो इसलिए क्रेडिट में आया वो। अब नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड। अब दिमाग लगाओ, वेजेस पेड मतलब आपने दिहाड़ी पे करी है तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कहाँ आ जाएगा, जा रहा है तो कहाँ आ जाएगा, बाय वेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्योंकि कैश जा रहा है ना तो इसलिए कैश कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब सामान बिका और पैसा आया, तो इसमें पैसा आ रहा है तो कहाँ आ जाएगा बताओ, डेबिट साइड। क्या लिख देंगे, टू सेल्स डेबिट साइड 17,000। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से सामान खरीदा है फॉर 15,000, 15,000 का, फॉर लेस ट्रेड डिस्काउंट, जिस पे 20% की छूट मिल गई। तो 15,000 में % की, इसका मतलब 15,000 में से 3,000 की छूट मिल गई हमें। तो सामान कितने का खरीदा हमने, 15 में से 3 गए, 12,000 का। एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ़ पेड इन 7 डेज। अगर 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो 2% की और छूट मिल जाएगी कैश डिस्काउंट की, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने सामान खरीदा है तो पैसा तो अभी कोई दिया ही नहीं ना हमने, तो पैसा गया ही नहीं, तो इसको एंट्री को भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो हमने सामान खरीदा लेकिन पैसा तो अभी दिया ही नहीं, तो इसलिए इसकी एंट्री अभी हम नहीं करेंगे।
तो अप्रैल 9 को हमने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पैसा गया है, तो पैसा गया है तो कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 10,000। उसके बाद अप्रैल 10 को क्या हुआ, कैश पेड टू रोहित, रोहित को हमने पैसे दिए 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,100, मतलब हमने उसको 5100 रुपये देने थे लेकिन हमने उसको 5,000 रुपये दे के काम ख़त्म कर दिया। तो पैसा गया है, कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, कैश कॉलम में, और बाय रोहित 5,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 10 को, इशूड चेक टू राहुल एंड सेटलमेंट, हमने राहुल को एक चेक इशू किया, ठीक है। तो जब हमने राहुल को चेक इशू किया, मतलब ये राहुल वही है जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था। तो हमने 15,000 का सामान खरीदा था, उसके ऊपर 20% की छूट थी, 3,000 की छूट मिल गई, तो 15 का सामान हमें कितने में पड़ गया था, 12 में। लेकिन उसने क्या बोला था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट कर देंगे ना तो हमें 2% की छूट और मिलेगी। अप्रैल 7 को था वो, और अप्रैल 10 को हमने उसको चेक दे दिया। तो 7 दिन के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब 2% की छूट और मिल जाएगी। तो 12,000 के ऊपर 2% कितना बनता है, निकालो। तो वो छूट निकालने के बाद 11,760 रुपये बनते हैं जो हमने राहुल के देने हैं। तो हमने उसको चेक दे दिया, तो इसलिए क्योंकि चेक देने की वजह से हमारा पैसा जाएगा, तो इसलिए आ गया बाय राहुल बैंक अकाउंट में, क्योंकि जिन चीज़ों से पैसा जाता है को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, बाय राहुल 11,700 रुपये, 760 रुपये। लेकिन आगे क्या हुआ, अप्रैल 13 को क्या हुआ, चेक इशू टू राहुल वाज डिसऑनर्ड, मतलब हमने जो राहुल को चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि हमारे खाते में पैसे नहीं थे, हमने ऐसे ही बाबूजी बन के वो चेक काट के उसको दे दिया। तो जब खाते में पैसे नहीं थे तो चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हो गया तो अब हमारे खाते से तो पैसे गए नहीं, तो खाते से पैसे नहीं गए, तो इसलिए वो 11,760 रुपये चेक क्या हो गया, हमारा डिसऑनर हो गया, मतलब हमारे अकाउंट्स में पैसे थे ही नहीं, तो निकलेंगे क्या, इसलिए डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे वापस आ गया वो पैसा, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी ना, इसलिए टू राहुल अकाउंट 11,700। तो बस इसमें सभी एंट्रीज कैश बुक में ऐसे ही होंगी, जिन जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है वो डेबिट में लिखते जाओ। इस क्वेश्चन को करके देखना भी, जिन जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है वो यहाँ आ रही है, और जिन चीज़ों की वजह से पैसा जा रहा है वो यहाँ आ रही है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। आज के हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलरेडी दिखा दिया था, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में से 4 से 6 मार्क्स का आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में करवा दिया मैंने। रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट में से ये आ सकता है, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से ये आ सकता है, ठीक है। कैश बुक में से ये कितने मार्क्स के आएंगे, जर्नल आएगी 6 नंबर की, लेजर भी 6 नंबर की, और कैश बुक भी 6 से 8 मार्क्स की, ठीक है। मैंने अभी 18 नंबर ये और कुछ नंबर वो पहले, मतलब हाफ सिलेबस आपको करवा दिया मैंने। वो 3 चैप्टर्स जिनकी वजह से 70% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, आज उन्हीं चैप्टर्स को सबसे इजी बना दूंगी मैं आपके लिए। एंड वो चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। इसमें से आपको काफ़ी हाई मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड सेकंड चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसमें से भी 10 से 12 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। फिर है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें से भी 6 से 8 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं एंड हाई मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो के बाद ये गारंटी है कि आपको ये चैप्टर्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे एंड आप फटाफट से ये क्वेश्चंस करके आओगे एग्ज़ाम में। एंड मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ वही मेन टॉपिक्स करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के न्यूमेरिकल से। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे और चैट्स में साथ साथ आंसर करोगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से। चैप्टर 4 से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 से क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 से, चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से, 10 से, 11 से। GST से आएगा आपका 5 से 6 मार्क्स का। और चैप्टर 13 है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उससे आएगा 6 से 8 मार्क्स का। ट्रायल बैलेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे है इजी, मैंने कल समझाया था कल वाली वीडियो में। चैप्टर 13 है डेप्रिसिएशन, जो 6 मार्क्स का आएगा। फिर है प्रोविजन एंड रिजर्व से एक ही क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है।
चैप्टर 13 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 5 से 6 मार्क्स का आएगा इसमें से। अब आता है ये चैप्टर 19 एडजस्टमेंट चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ये सारी एडजस्टमेंट्स जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं एडजस्टमेंट्स में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और चैप्टर 20 है, ये 12 से 15 मार्क्स का आएगा आपका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से थ्योरी आती है, चैप्टर 2 से भी थ्योरी आती है और चैप्टर 3 से भी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो स्टार्ट करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड जो सबसे ज़्यादा आपका 12 से 15 मार्क्स का सिर्फ यही है चैप्टर आता है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो करवाने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 के। ये हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस और ये हमें दे रखे हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हम जो ट्रेडिंग एंड, इसमें हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, व्यापार। तो व्यापार से जो भी हमें फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ना, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में पता लगता है। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार। व्यापार क्या है, मान लो अगर आपकी एक क्लॉथ शॉप है, तो आपने वो कपड़ा कितने में ख़रीदा और उसको कितने में सेल किया। मान लो यहाँ हम लिखेंगे टू परचेज, मतलब आपने वो कपड़ा 100 रुपये में ख़रीदा और फिर उसको मान लो सेल कर दिया 150 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक है, समझ रहे हो ना कि आपने वो चीज़ उतने में खरीदी थी और इतने में सेल कर दी, तो 50 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो ये जो हम हिसाब लगाते हैं ना, ये तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार का। लेकिन एक बिजनेस में सिर्फ आप सामान खरीद के ही तो बेचते नहीं हो ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्या क्या खर्चे या और क्या क्या कमाई होती है बिजनेस के अंदर, वो आप लोग मुझे चैट्स में लिख के बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट कि सिर्फ सेल और परचेज़ के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बिजनेस के अंदर। सिर्फ सेल और परचेज के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। मान लो अगर आपका बिजनेस है, आप 100 रुपये का सामान खरीद के लाए और उस सामान को आपने 150 में सेल कर दिया, तो 50 रुपये प्रॉफिट हम मान लेंगे कि 50 रुपये हो गया। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ना एक बिज़नेस में। मान लो जो आपने स्टाफ लगा रखा है उसको सैलरी पे करोगे, और बिजली का बिल आएगा, और क्या क्या खर्चे होते हैं इसी टाइप से। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, जो मशीन्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी वैल्यू कम होएगी ना उनकी। और नॉर्मल खर्चे, मान लो कोई कस्टमर्स को आप रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हो, मतलब खाना पीना उनको खिला रहे हो, कस्टमर्स को समोसा खिला दिया अच्छे कस्टमर्स को, तो वो भी खर्चा हुआ ना। तो वो सारे माइनस करने, वो भी सारे खर्चे हैं ना, तो उन सारे खर्चों को भी हम माइनस करेंगे। तो ये वाले 50 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे कि हमने 50 रुपये कमाए, और फिर इस 50 में से जो भी और खर्चे हैं उन सबको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इस 50 में से वो सारे खर्चे हम माइनस करेंगे, तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट मीन्स कि ये नेट है प्रॉफिट हमारा। ये जो हुआ है प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस है, अभी ये नेट नहीं है कि मोटा मोटा हमें इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से और सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है ना, उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बनती है, इस साइड आती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब जो पैसा हमें लोगों का देना है, और इस साइड आती है एसेट्स। एसेट्स मीन्स जो सामान हमारे पास पड़ा है। ठीक है, जो जो हमने खरीदा। मान लो क्या क्या सामान हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी इधर आएंगी। और लायबिलिटीज़ यानी कि जो भी पैसा आपने लोगों का देना है, जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा था, उनको आपने पैसा देना है। और क्या क्या हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। ठीक है, और तो जितनी भी देनदारी है, जितना भी आपने लोगों का पैसा देना है, वो लायबिलिटी साइड आएगा, और जो भी आपके पास सामान है फर्म में ऑलरेडी, वो एसेट साइड आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वो एडजस्टमेंट्स जो एग्जाम में आती हैं। तो ये वाला वो क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग। डेप्रिशिएट बिल्डिंग मतलब हमें बिल्डिंग को डेप्रिशिएशन लगाना है @ 5%, 5% का डेप्रिशिएशन लगाना है बिल्डिंग पे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स @ 10%, और फर्नीचर पे भी डेप्रिशिएशन लगाना है 10% का, एंड व्हीकल पे भी डेप्रिशिएशन लगाना है 20% का। तो इन सभी मशीन्स के ऊपर डेप्रिशिएशन लगाना है। डेप्रिशिएशन क्या होता है कि मशीन की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, अब मान लो इसमें ढूंढो आप लोग, 3 चीज़ों पे उसने डेप्रिशिएशन बोला है लगाने के लिए, तो इसमें ढूंढो तीनों चीज़ें कहाँ हैं और कितने की हैं।
बिल्डिंग पे बोला है, बिल्डिंग है थर्ड नंबर पे, कितने की दे रखी है 7,50,000, ये रही बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग 7.5 लाख की, ठीक है। तो 7,50,000 की बिल्डिंग के ऊपर उसने कितना बोला है हमें डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो 7,50,000 की बिल्डिंग पे हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो ये कितना निकल जाएगा, कितना बनेगा 37,500, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितना आ गई 37,500। तो अब देखो ये डेप्रिसिएशन लग गया। आपकी मान लो एक फर्म है और उसके अंदर आपकी मशीन है वो घिस रही है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपके लिए फ़ायदा है नुकसान है? बताओ मुझे चैट्स में जल्दी जल्दी लिखो कि जो आपके हाथ में मोबाइल है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है रोज़ की रोज़, तो ये नुकसान है या फ़ायदा है आपका? आपकी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे बताओ, नुकसान को कहाँ लिखेंगे, हमेशा हम कहाँ लिखेंगे P&L के डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन कितना आया था 37,500 ना, तो उसको कहाँ लिख देंगे, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना 5%, 37,500, क्योंकि ये नुकसान है इसलिए P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बताओ ये कहाँ आएगा, लिखो चैट्स में जल्दी से, दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा डेप्रिसिएशन का, बैलेंस शीट में। क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एसेट, बिल्डिंग लिखते हैं। बिल्डिंग कितने की थी 7.5 लाख की, तो 7.5 लाख की बिल्डिंग में से 37,500 की जो है डेप्रिसिएशन लग गया। तो 7,50,000 की मशीन में से 37,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। देखो जब हमने मशीन खरीदी थी तो वो कितने की थी 7.5 लाख की, लेकिन उसमें से अब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो वैल्यू कम हो गई है तो हम माइनस करेंगे ना। जो मोबाइल आपके हाथ में, मान लो आपने 1 लाख का खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का खरीदा था, अब उसकी वैल्यू 10 रुपये कम हो गई है, तो अब वो कितने का बचा 90 का। तो इसका मतलब 10 रुपये वैल्यू कम हुई तो उसको क्या कर देंगे हम माइनस। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर है, अगर 7,50,000 का बिल्डिंग है तो उसमें से 37,500 की जो है वो डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। तो मशीन हमारी कितने की बच गई 7,12,500 की। तो अब नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट द रेट 10%, यानी कि फर्नीचर के ऊपर 10% का डिस्काउंट, यानी कि फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो रही है। तो अब फटाफट नज़रें घुमाओ और इसमें ढूंढो फटाफट से फर्नीचर कौन से नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे ही फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 64,000, ठीक है। कितना है 64,000। अब इसका 10%, 64,000 का 10% कितना बनता है, फटाफट लिखो चैट्स में जल्दी, 1 मिनट में लिखो कि 64,000 का 10% क्या बनता है। मैंने हमेशा बताया किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालना होता है ना तो एक ज़ीरो को उड़ा दो, 10% निकालना है ना तो कितना आ जाएगा 6,400। तो देखो 64,000 था ना, अगर इसका 10% निकालना है एक ज़ीरो हटा दो तो कितना आ जाएगा 6,400, यानी कि फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कम कितनी हुई है 6,400। तो इसका पहला असर ये पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन है ना, तो नुकसान हुआ है हमारा, और नुकसान हुआ है तो कहाँ लिखेंगे P&L के डेबिट साइड में। तो इसलिए इस डेप्रिसिएशन को हम P&L के डेप्रिसिएशन में चिपका देंगे, P&L के डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कितना 6400। तो अब देखो 6,400 है ना। अब दूसरा इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारी जो मशीन थी ना, जो हमारा फर्नीचर था वो कितने का था 64,000 का, लेकिन अब बहुत दुख की बात है कि वो 64,000 का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। और कितनी कम हुई है 6400 रुपये। तो इसलिए अब हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे कि जो फर्नीचर है भाई साहब वो था तो 64,000 का, पर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें अब डेप्रिसिएशन लग गया है 6400 रुपये और उसकी वैल्यू कम हो गई है, एंड कम होने के बाद वो कितने का रह गया 57,600 का। उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है व्हीकल के ऊपर लग रहा है। व्हीकल क्या होती है, कोई भी मान लो मोटरसाइकिल है, कोई भी ऐसा व्हीकल सवारी जिसमें हम बैठ के सवारी करते हैं, तो उसके ऊपर लग रहा है 20%। तो कितनी अमाउंट का व्हीकल है 6,25,000, 6,25,000 का व्हीकल है। और डेप्रिसिएशन उसने कितना बोला है लगने के लिए, उसने बोला है डेप्रिसिएशन व्हीकल के ऊपर 20%, ठीक है। तो अब देखो या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो नॉर्मली जैसे निकालते हैं कि 6,25,000 के ऊपर 20 डिवाइडेड बाय 100, अगर नॉर्मल आपने निकालना है। लेकिन ये है आम जिंदगी, तो आम जिंदगी से अगर मेंटोस जिंदगी जीनी है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसका 10%, 10% कैसे निकालते हैं, एक ज़ीरो उड़ा दो।
तो 500 ये बन गया। अब इसका दुगना कर दो, पर आई थिंक इसका दुगना करना फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली फिर भी यही निकलेगा ना। 6250 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000। अब ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, नुकसान है हमारा, क्योंकि हमारी चीज़ की वैल्यू, आपके हाथ में मोबाइल है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये आपके लिए नुकसान है। तो नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे, P&L के डेबिट साइड में। मतलब P&L के डेबिट साइड को आप बोल सकते हो रोना धोना सेक्शन, रोना धोना, मतलब जो भी नुकसान हुआ है ना वो सारा इधर आएगा। ठीक है, जो भी नुकसान है, जो भी खर्चे हैं जितने भी, वो ये हैं। ठीक है, और ये है खुशी हमारी क्रेडिट साइड। P&L की क्रेडिट साइड है खुशियाँ, कि जो भी आपको मिल रहा है, कुछ भी कोई भी कमाई हो रही है तो क्रेडिट साइड, और कोई भी खर्चा है तो रोने धोने सेक्शन में हम डेबिट साइड लिखेंगे। समझ आ रही है चीज़। तो अब डेप्रिसिएशन है, आपके मोबाइल की वैल्यू कम हो रही है, आपके लिए नुकसान है, तो कहाँ लिख देंगे, P&L की डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन है, नुकसान है ना हमारा, तो नुकसान है तो इधर रोने धोने सेक्शन में लिख देंगे हम। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किधर आ गया हमारा, यहाँ पे व्हीकल के ऊपर 1,25,000। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा इसका असर क्या होगा कि आपके व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है। तो पहले व्हीकल कितने का था, 6,25,000 का, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1,25,000 उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो 1,25,000 वैल्यू कम होगी है, तो अब वो कितने का बच गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 5 लाख का। ठीक है, तो 6,25,000 का व्हीकल में से 1,25,000 कम हो गया। ओके, तो कितने का बच गया, वो सिर्फ 5 लाख का। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। फटाफट उड़ानी है एंट्रीज, बस आंसर करते रहना फटाफट चैट्स में। देखो क्या क्वेश्चन है, 8,500 इज ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी से कोई पैसा लेना होता है। ठीक है, तो ₹8,500 इज ड्यू। ड्यू मीन्स कभी कोई पैसा आपने देना है किसी का। ठीक है, ड्यू है मतलब अभी आपने पे नहीं किया, मतलब वो एक्सपेंस हो गया है लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, उसे हम बोलते हैं कि ये अभी ड्यू है हमारा। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि अभी बिल पे करना ड्यू है, कि अभी पेंडिंग में है ये चीज़, तो वो मतलब होता है ड्यू का। ठीक है, कि अभी ये पे करना है आपने। तो ₹8,500 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मतलब बैंक लोन पे आपको ब्याज अभी देना है, आपने दिया नहीं। ठीक है, मतलब बन तो गया है इंटरेस्ट, बैंक लोन आपने ले रखा था उसके ऊपर ब्याज बन तो गया, लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, तो पे करना है। तो इसमें बताओ कि ये पे नहीं किया हमने, मतलब हमारा खर्चा हो गया लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। तो 8,500 आपने किसी के देने हैं, तो पैसा है, तो ये पैसा आपका जाएगा तो सही ना, मतलब खर्चा तो है ना ये। तो ये बताओ नुकसान है या फ़ायदा है, बताओ जल्दी। आपको ब्याज, आपने लोन ले रखा है, आपने किसी से उधार पैसा लिया एंड आपने उसका पैसा अभी देना है। ठीक है, तो उसके ऊपर ब्याज बन गया, वो आपने पे करना, तो ये आपके लिए नुकसान है या फ़ायदा है, तो आपके लिए क्या है, नुकसान है ना, खर्चा है। तो जो भी खर्चा होता है कहाँ लिखेंगे, रोना धोना सेक्शन में। और ये ब्याज तो अभी ड्यू है, मतलब आपने पैसे नहीं दिए इसके, ये तो वो है, लेकिन और भी लगा होगा ब्याज तो, है ना। तो उन्होंने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स वो कह रहे हैं 10,000 के हो गए हमारे, तो यानी कि 10,000 का हमारा नुकसान हो रहा है कि हमें पैसा अब नहीं मिलेगा। किसी को आपने उधार में सामान बेचा था और अब वो पैसे देने से मना कर गया, तो ये आपका नुकसान हो गया। उसके बाद एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5%। प्रोविज़न क्या होता है कि आपको ना पता है कि इन फ्यूचर ये खर्चा मेरा होगा, मुझे लग रहा है कि होगा ये ज़रूर, तो उसको ना खर्चे को पहले ही खर्चा मान लो। होगा तो वो खर्चा फ्यूचर में लग रहा है आपको कि हाँ ये खर्चा होगा, पर अकाउंट्स का रूल ये है कि अगर फ्यूचर में लग रहा है ना कि खर्चा होगा, उसको अभी खर्चा मान लो। नुकसान लग रहा है फ्यूचर में होगा, उसको अभी नुकसान मान लो, तो उसको हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये अकाउंट्स की खासियत है। तो उसने क्या बोला है कि जो हमें लग रहा है ना कि इन फ्यूचर खर्चा होगा, ये है, हम कर रहे थे राइट ऑफ बैड डेट्स वाला। ठीक है, तो राइट ऑफ का मतलब क्या है कि फर्दर बैड डेट्स जो है 10,000 रुपये का और नुकसान हो गया, मतलब आपने किसी को उधार सामान दिया था और उसने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया, वो कह रहा मेरे पास है ही नहीं पैसे, जो मर्जी कर लो, मैं दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो 10,000 का आपका क्या हो गया, नुकसान, और नुकसान हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, P&L के डेबिट साइड में। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्डे डेटर। प्रोविज़न क्या होता है कि आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर ये खर्चा मेरा होगा, तो उसको आप अभी खर्चा लिख दो। अकाउंट्स क्या कहता है कि बेटा अगर लग रहा है ना भी फ्यूचर में होगा खर्चा, उसको अभी खर्चा मान ले, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं कि ये खर्चा शायद मेरा होगा। तो आपको डाउट है कुछ डेटर पे कि शायद ये लोग भी पैसा मेरा देंगे नहीं, तो सन्डे डेटर पे 5% पे आपको डाउट है,
तो वो भी नुकसान है आपका कि आपको लग रहा है ये लोग आपका पैसा नहीं देंगे, तो ये भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो अब फटाफट से नज़र मारो डेटर्स कितने हैं। ये रहे डेटर कितने के हैं, 3,80,000। तो 3,80,000 के डेटर है, मतलब जिनसे आपने पैसा लेना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बना रखा है, कितना, 20,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 20,000, मतलब जो पहले का बना हुआ है। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, ये है पिछले साल का। इस साल उसने कितना बोला है कि 5% बनाना है टोटल डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हम बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहले ये बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास सन्ड्री डेटर कितने के हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है पूरी। देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, हम सबसे पहले लिख रहे हैं डेटर। डेटर मीन्स जिनसे हमने पैसा लेना है, जो कि कितने हैं, 3,80,000। जो पुराने बैड डेट्स है ना, वो माइनस होने के बाद है ये अमाउंट, ठीक है। जो पहले के बैड डेट्स थे ना, वो माइनस होने के बाद अब जो ये 10,000 हमें दिया हुआ है ना, ये नए बैड डेट्स हुए हैं, मतलब उसके बाद, ठीक है। तो 3,80,000 डेटर थे, उसमें से फर्दर बैड डेट्स हो गए। फर्दर मतलब उसके अलावा और बैड डेट्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो वो 10,000 बन गए हमारे, ठीक है। तो 3,80,000 के डेटर थे जिनसे हमने पैसा लेना था, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये हमारे अब नहीं मिलेंगे। तो अब हमें कितने पैसे मिलने की गुंजाइश है, 3,70,000। तो कितना पैसा आएगा हमारा, 3,70,000। लेकिन अब उस 3,70,000 में हमें कह रहे हैं ये लोग कि 5% प्रोविज़न बनाना है। 5% प्रोविज़न का क्या मतलब है कि हमें उन पे भी डाउट है कि शायद वो भी पैसा ना दें। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी पे डाउट है ना कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा, तो उसको सिर्फ पहले ये मान लो कि पैसा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 3,70,000 पे 5% निकाल लो, कितना बनता है, 18,500, ठीक है। तो 18,500 पे हमें डाउट है कि ये पैसा नहीं मिलेगा ये भी। तो 3,70,000 में से 18,500 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई हमारी, 3,51,500। कि देखो 3,80,000 के हमें डेटर दे रखे थे ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब है कि हमने 3,80,000 रुपया लेना था किसी से। उसके बाद एडजस्टमेंट में हमें दे रखा था 10,000 रुपये बैड डेट्स, मतलब 10,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। तो 3,80 मिलने थे, 10 नहीं मिलेंगे, तो 3,70 मिलेंगे। लेकिन 3,70 में वो कह रहे हैं कि 5% का प्रोविज़न बना दो। तो हमने 5% का उसके ऊपर प्रोविज़न बना दिया, कितना बन गया, जो कि 18,500 रुपये। तो हमें अब जो पैसा मिलेगा वो कितना है, 3,51,500। इतना क्लियर हो गया सुनीता, बैलेंस शीट वाला ये ट्रीटमेंट। अब उसके बाद मैं आपको P&L वाला बताऊंगी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब मैं आपको P&L में बताऊंगी। देखो P&L में पता है क्या होता है, P&L में हमें ये बताना है कि हमारा इस साल का नुकसान कितना हुआ है। तो अगर किसी इंसान ने आपसे सामान खरीद लिया और पैसे नहीं दिए, तो ये आपका नुकसान है, ठीक है। तो बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स 12,500 रुपये। ये अमाउंट हमें दे रखी थी ट्रायल बैलेंस के अंदर कि इस साल का हमारा 12,500 रुपये का 12,500 रुपये वो हैं जो हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा था, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो लिख देंगे हम। लेकिन उसके बाद फिर फर्दर बैड डेट्स और हो गए 10,000। तो 12,500 का तो पहले ही नुकसान था हमारा, ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा था। लेकिन उसके बाद 10,000 और किसी और ने नहीं दिए हमारे, तो टोटल नुकसान हो गया हमारा कितना, दोनों को प्लस कर देंगे कि 12,500 तो पहले नहीं मिल रहे थे भाई, 10,000 का और नुकसान हो गया। तो ठीक है, तो कितना हो गया हमारा टोटल नुकसान, 22,500 का। लेकिन अब देखो आपने प्रोविज़न और बना लिया कि आपको औरों पे भी डाउट है कि शायद वो भी पैसा नहीं देंगे, तो वो भी नुकसान है। वो भी एक तरीके से बैड डेट्स की तरह ही तो है कि आपको वो भी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि वो भी नुकसान है। तो इसलिए 18,500 भी इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो भी नुकसान है। तो ये सारा टोटल करके हमारा नुकसान कितना बन गया, 41,000 का। पर लेकिन एक चीज़ देखो इसमें, जो पिछले साल का हमने प्रोविज़न बना रखा था, जैसे हम प्रोविज़न इस साल बना रहे हैं कि हमें इतने बंदों पे डाउट है। देखो मान लो अगर आपको पिछले साल आपने लिखा था नुकसान में कि मुझे 200 रुपये पे डाउट है कि ये 200 रुपये मेरे नहीं आएंगे, ठीक है। तो पिछले साल आपने लिखा था कि मुझे 200 रुपये पे डाउट है कि ये 200 रुपये मेरे नहीं आएंगे, ठीक। तो आपने इसको 200 रुपये का नुकसान मान लिया था पिछले साल। बट लेकिन इस साल आपने लिखा कि मुझे 300 रुपये पे डाउट है कि मेरे 300 रुपये नहीं आएंगे,
तो टोटल डाउट आपको कितने पे है? 300 रुपये पे ही तो है ना, 500 पे तो नहीं है ना। 300 रुपये पे डाउट है, तो ये पिछले साल के जो 200 हैं इसको तो हटाओ, क्योंकि ये तो पिछले साल डाउट था ना, इस साल तो नहीं है ना। इस साल तो 300 पे है, तो इस साल हम 300 रुपये का नुकसान मानेंगे, इस 200 को तो नहीं मानेंगे ना। तो इसलिए इस 200 को तो हमें हटाना पड़ेगा जो पिछले साल का है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो 12,500 बैड डेट्स, जो पैसा हमें नहीं मिला। 10,000 उसके बाद जो पैसा नहीं मिला। 18,500 जो इस साल का हमें डाउट है कि लोगों से हमें पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये 20,000 जो है वो पिछले साल का है, जिन पे हमें पिछले साल डाउट था कि ये पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तो क्योंकि पिछले साल का था ना हमें डाउट, इस साल का कितना है? 18,500। तो इस साल वाला तो हम ऐड करेंगे क्योंकि ये इस साल का है, तो इस साल का नुकसान है। और ये जो था पिछले साल का ना 20,000, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि ये इस साल का नहीं है। क्लियर है ये चीज़? तो टोटल जो इस साल का नुकसान हुआ है हमारा, वो टोटल हुआ 21,000। देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे दे रखा है 12,500 रुपये। 12,500 एज बैड डेट्स, मतलब 12,500 वो रुपये हैं जो हमें नहीं मिले। 12,500 वो रुपये हैं जो हमारे, जिनको हमने उधार में सामान दिया था उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो वो थे 12,500। उसके बाद 10,000 और बैड डेट्स हो गए, मतलब 10,000 रुपये और हमें नहीं मिले। तो टोटल जो नुकसान हो गया कितना हो गया? 22,500 रुपये। ठीक है, तो इसमें से अब हमें कुछ लोगों पे डाउट है जो अब भी हमारा पैसा नहीं देंगे। हमें लग रहा है कि इस साल में ये पैसा भी हमारा मारा जाएगा और ये नहीं मिलेगा हमें। तो वो है 18,500। लेकिन ये हमें सिर्फ डाउट है, हमें पक्का नहीं है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 18,500, तो टोटल हमारा हो गया 41,000 रुपये का नुकसान। लेकिन हमने पिछले साल भी प्रोविज़न बना के रखा हुआ था ना 20,000 का, तो वो पिछले साल का था, पिछले साल हमें डाउट था, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे यहाँ से। तो टोटल जो नुकसान हुआ हमारा 21,000 का हुआ। तो भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा, तब भी सेम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो भी तो फिर हमारा लॉस होगा। मान लो अगर, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो हमने किया कि 12,500 था, फॉर एग्जांपल 12,500 का लॉस था, 10,000 और हो गया 22,500। अगर मान लो 20,000 का लॉस हो जाता हमें, फॉर एग्जांपल 20,000 का लॉस हो जाता, तो यहाँ पे 20,000 कर देते हैं हम। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 42,500 है ना। तो पिछले साल का प्रोविज़न माइनस करते, मान लो पिछले साल का प्रोविज़न 10,000 था, तो वो 10,000 माइनस कर देते हम। तो इस साल का खर्चा कितना होता? 32,500। तब भी सेम ही होता ट्रीटमेंट। हाँ, एक केस में होता, अगर मान लो इस साल का प्रोविज़न आपका बिल्कुल ही 500 रुपये बन रहा है और पिछले साल का मान लो 20,000 है, तब तो ये फ़ायदे में चली जाएगी ना चीज़। मतलब इस साल आपको डाउट लग रहा है सिर्फ 500 रुपये पे, और पिछले साल का कितना है? 20,000 प्रोविज़न, तो फिर ये आपका फ़ायदा हो गया। देखो, प्रोविज़न वो पैसा है जो आपने बचा के रखा हुआ है कि अगर नुकसान हो गया ना तो यहाँ से निकाल लूँगा पैसा। ठीक है, तो अब ये जो नुकसान था, देखो अल्टीमेटली तो नुकसान हमें 41,000 का हो रहा है, लेकिन उसमें से हम, देखो ध्यान से अगर देखो आप, तो हमें नुकसान हो रहा है 41,000 का, हमें नुकसान हो रहा है 41,000 का, लेकिन उसमें से ये 20,000 हमारे काम आ गए जो हमने पिछले साल बचा के रखे हुए थे। ठीक है, तो प्रोविज़न वो चीज़ होती है कि जो पैसा हम बचा के रखते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो ना यहाँ से भरपाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो 41,000 के नुकसान की भरपाई यहाँ से होगी ना 20,000 से। नुकसान में कितना आया? सिर्फ 21,000 रुपया। ठीक है, तो अगर ये प्रोविज़न मान लो आपने बना के रखा हुआ है 20,000 का, या छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। मान लो प्रोविज़न बनाया था 1,000 का, लेकिन आपको लग रहा है कि नुकसान होगा सिर्फ 100 रुपये का, तो 900 का तो आपको फ़ायदा हो गया, है ना, क्योंकि आपने पिछले साल प्रोविज़न बनाया था 1,000 का और नुकसान इस साल कितने का हुआ? सिर्फ 100 रुपये का, तो 900 का फ़ायदा हो गया, तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, अब क्लियर है सुनीता? कोई डाउट? ठीक है ना। बस ये चीज़ है, जो भी नुकसान होता है वो हमेशा डेबिट साइड आएगा और जो भी फ़ायदा होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। तो अब देखो, अब आगे हमें सिंपल क्या करना होता है कि बस अब आप ये देखो अपना फटाफट से ट्रायल बैलेंस पे नज़र घुमाओ, क्या होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, व्हीकल्स का कर चुके हैं, बिल्डिंग भी कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है? ऑब्वियसली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो हम कैपिटल अकाउंट को कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये रहा 12,50,000 लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स का कर दिया हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर दिया, सन्ड्री डेटर कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा और हमने उनका पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के देखो, वैसे तो ट्रेडिंग जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वैसे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, बट लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड। परचेज में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टेड। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कम ज़्यादा कर रखे हैं, मतलब तो ये टोटल परचेज क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करने के बाद है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, तो कहाँ आ जाएगा ये? बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाएगा 3,46,000, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद है क्रेडिटर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया। परचेजेस टोटल एडजस्टेड दे रखे हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करने के बाद। तो परचेजेस कितनी है? 54,07,000, 5,47,500। तो ये कहाँ आएगा? हमेशा ट्रेडिंग एंड P&L के डेबिट साइड में। उसके बाद सेल्स दे रखी है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद वेजेस दे रखी है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि वेजेस क्या होती है? दिहाड़ी। दिहाड़ी किसको मिलती है? मजदूर को। मजदूर कौन होता है? जो फैक्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री में क्या बन रहे हैं? आपके प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनने का जो भी खर्चा आता है, प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। वेजेस हो गया। उसके बाद रेंट है। रेंट मतलब आपको रेंट देना पड़ रहा है जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, मतलब जिस बिल्डिंग में आपका बिजनेस चल रहा है, तो रेंट है। रेंट खर्चा है, और रेंट खर्चा है तो कहाँ आ जाएगा? P&L के डेबिट साइड में। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? खर्चा है, तो खर्चा कहाँ आएगा? P&L के डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कमीशन रिसीव्ड, ये भी हम कर चुके हैं। कैश। कैश कहाँ आ जाएगा? कैश हमारा क्या है? एसेट है, तो एसेट कहाँ आ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इंश्योरेंस, ये हम कर चुके हैं। जनरल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, आपके खर्चे हैं, तो कहाँ आ जाएंगे? ये P&L के डेबिट साइड में। सैलरीज हम कर चुके हैं। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट है, मतलब रेंट आपने पहले ही पे कर दिया, तो ये कहाँ आ जाएगा? एसेट बन गई ना ये आपकी, तो इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो ये कहाँ आ जाएगा? जनरल एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहाँ आ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बस अब हमें कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। इधर वाले में से इसके टोटल को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इधर जो भी इनकम हुई है इन दोनों को प्लस कर देंगे। फिर यहाँ सारे खर्चे लिखेंगे, और फिर इस इनकम में से इन सारे खर्चों को माइनस करके हमें क्या पता लग जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो इस सारी इनकम में से इन सारे खर्चों को माइनस करके हमें क्या पता लग जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट का टोटल, एसेट का भी और लायबिलिटी का भी, और ये हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा यहीं पे समाप्त। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो अब वही करवा रही हूँ, ठीक है। BRS का क्वेश्चन नंबर 15 है ये, BRS चैप्टर का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब देखो, सबसे पहले ये होता क्या है, आपको जो आइडिया है ना वो लिखो जरा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। हमेशा ना आपकी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आप अपनी बुक्स में करते हो, और वही सेम एंट्रीज बैंक वाले भी अपनी बुक्स में करते हैं, तो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। आप अपनी हर एक एंट्री करते हो, कुछ भी आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो आप लिखते हो भाई मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 200 रुपये प्लस। फिर आपके बैंक से कुछ भी गया, आपने अपने किसी कस्टमर को चेक दे दिया कि जा बेटा मेरे बैंक से पैसे निकलवा लियो तू, तो आप वहाँ से माइनस कर दोगे कि वो कस्टमर लेके चला गया, वो 100 रुपये निकलवा लेगा मेरे बैंक से, है ना, तो वो माइनस कर दोगे आप। लेकिन क्या हो कि वो कस्टमर आपसे तो चेक लेके चला गया, आपने तो कर दिया माइनस कि मेरे पास से पैसा चला गया, लेकिन बैंक में वो अगला पहुंचा ही नहीं, वो चेक घर पे रख के बैठा है, तो आपके बैंक से थोड़ी ना वो पैसे कटे हैं, आपने तो लिख दिया माइनस में, लेकिन बैंक से वो पैसा नहीं गया, तो इसलिए बैंक में तो पैसा माइनस हुआ ही नहीं। तो इसलिए आपकी बुक्स और बैंक की बुक्स मैच नहीं करती, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब देखो, अब हम करेंगे BRS चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो होता क्या है, आप लोग ना अपने बुक्स में लिखते हो कि आपने बैंक में कितना पैसा जमा करवाया, और बैंक वाले आपके अकाउंट में लिखते हैं कि आपका बैंक में कितना पैसा पड़ा है।
तो देखो हुआ क्या, ये कहानी चलती है, मैं कहानी के रूप में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आप हो और ये बैंक, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, आपने बैंक में मान लो 100 रुपये जमा करवाए, तो आपने भी लिख दिया कि मेरे बैंक में 100 रुपये पड़े हैं और बैंक वालों ने भी लिख दिया कि आपके बैंक में 100 रुपये पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या कि ना आपका कोई कस्टमर आया, वो कह रहा है कि मुझे ना पैसे चाहिए आपसे, तो आपने चेक साइन करके दे दिया उसको कि जा बेटा मेरे अकाउंट से निकलवा के ले आ 10 रुपये। आपने 10 रुपये का चेक उसको दे दिया साइन करके कि जा जिंदगी जी ले तू और मेरे अकाउंट से निकलवा के ले, आपने चेक साइन करके दे दिया। तो अब आपको पता है कि वो बैंक में जाएगा और आपके पैसे निकलवा लेगा, तो आपने यहाँ पे 10 रुपये ना माइनस कर दिए कि मेरे बैंक से पैसा चला गया। लेकिन वो इंसान जो था ना, वो था आलसी, वो कह रहा है कोई नहीं चले जाएंगे बैंक में, कौन सा आफत आ रही है। तो वो घर में बैठ गया आराम से लेके आपके चेक को, तो वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं। तो जब वो अगला बैंक तक गया ही नहीं, तो बैंक में से वो माइनस करेंगे बैंक वाले, उनको कोई सपने थोड़ी ना आ रहे हैं अगले, कोई उनकी वो सिक्स सेंस थोड़ी ना है, सुपर पावर्स, कि उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इससे तो वो बंदा पैसे ले गया, है ना। तो इसलिए बैंक ने वो 10 रुपये माइनस नहीं किए, तो बैंक ने आपका एज इट इज़ बैलेंस रखा 100 रुपये का 100 रुपये, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस क्या हो गया, ये मिसमैच हो गया। तो इस वजह से हमारी जो स्टेटमेंट है बैंक की, वो बैंक से मैच नहीं हो रही। तो अब अगर हमें मैच करनी है तो हम क्या करेंगे, ये 10 रुपये हमने माइनस करे हैं ना, तो इनको क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। सॉरी इसमें नहीं, ये 10 रुपये माइनस करके 90 आया ना, तो इसमें ये 10 रुपये प्लस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये दोनों मैच हो गई, ठीक है। देखो अब बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है, जो आपने मान लो 100 रुपये जमा करवा रखे हैं, मान लो उसके ऊपर 20 रुपये इंटरेस्ट लग गया, मतलब बैंक ने ब्याज लगा दिया, कितना, 20 रुपये। तो बैंक के हिसाब से आपके पैसे बैंक में कितने हो गए, 120 रुपये। लेकिन आपको थोड़ी ना यहाँ पे, आपके पास सुपर पावर तो है नहीं कि आप सुपरमैन हो कि आपको यहाँ बैठे बैठे पता लग जाएगा कि बैंक ने कितना ब्याज लगा दिया। तो इसलिए आपको नहीं पता लग रहा कि कितना ब्याज लगा है, तो आपके हिसाब से तो वो 100 ही रुपये पड़े हैं बैंक में, है ना। तो अब ये दोनों बैलेंस अलग अलग हो गए ना, आप बैंक के वालों के हिसाब से आपके 120 रुपये पड़े हैं और आपके हिसाब से आपके 100 रुपये पड़े हैं। तो अगर हमें ये बैलेंस सेम करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 रुपये को प्लस कर देंगे, तो ये 120 रुपये हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई एक आपका कस्टमर था, उसने आपके पैसे देने थे, उसने क्या किया, डायरेक्टली ना आपके बैंक में जमा करवा दिया, उसने वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक में जमा करवा दिया। तो वही सेम कि आप सुपर पावर तो हो नहीं, आपको पता लग जाएगा। तो उसने तो जमा करवा दिया मान लो 50 रुपये बैंक में, तो बैंक वालों ने तो 150 रुपये कर दिए आपके, लेकिन आपके कितने, आपने तो जमा नहीं किया ना, वो आपने तो लिखा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट उसने बैंक में लाया पैसा, है ना, 150 रुपये। तो बैंक के हिसाब से आपका कितना पैसा है, 150, लेकिन आपके पास कितना पैसा है, 100 रुपये। तो ये वाले अगर आपको सेम करना है तो आप इस 50 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 150। तो बस यही हमारे पास है BRS स्टेटमेंट, जो कि बहुत आसान है। सिर्फ हमें अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस तक लेके जाना है, या फिर बैंक के बैलेंस को अपने बैलेंस तक लेके आना है, एज सिंपल एज दैट। हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें हमें ना फर्स्ट एंट्री दे रखी है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब बैंक में हमारा कितना बैलेंस है इस टाइम, एज पर पासबुक। एज पर पासबुक का क्या मतलब है कि पासबुक जो दिखा रही है, पासबुक क्या होती है, मतलब बैंक की कॉपी, बैंक की कॉपी होती है ना, उसमें लिखा होता है कि हमारा कितना बैलेंस पड़ा है बैंक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पासबुक। तो ये कह रहे हैं कि पासबुक के हिसाब से हमारा कितना पैसा है वहाँ पे, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ मनिक कितना, 25,000। तो यानी कि पासबुक के हिसाब से इसमें हमें क्या दिया, ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 को द बैंक पासबुक ऑफ राधा एंटरप्राइजेस, यानी कि राधा एंटरप्राइजेस की जो पासबुक है बैंक की आप पासबुक की क्रेडिट साइड में 1,50,000 रुपये हैं, मतलब आपके खाते में 1,50,000 रुपये शो हो रहे हैं बैंक की पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, ये परफॉर्मा बनाएंगे और लिख देंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया, 1,50,000। अब देखो हमें इस बैलेंस को ना अपने जो हमारा बैलेंस है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो ऑन मार्च ये था हमारा 1,50,000 लिख दिया हमने। तो आगे हमें क्या दिया हुआ है, बिफोर दैट डेट, मतलब उस डेट से पहले चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000,
मतलब 80,000 के चेक्स वर इशूड, इशू किए गए, मतलब हमने इशू कर दिए, मतलब आपने साइन दे दे के चेक बांट दिए फटाफट, लो बेटा तुम भी ले जाओ, लो बेटा तुम भी ले जाओ, पैसे निकलवा लो मेरे खाते से जितने निकलवा सकते हो। तो आपने साइन कर करके बांट दिए वो पैसा 80,000। आउट ऑफ विच, जिसमें से चेक्स ऑफ रुपी 32,000, जिसमें से 32,000 के जो चेक्स है ना, चेक्स ऑफ रुपी 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि उसमें से सिर्फ 32,000 रुपये के चेक बैंक में दिखाए गए और बाकी लोग चेक घर पे लेके बैठे हैं अभी फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2025। यानी कि जो हमने 80,000 के चेक इशू करे ना, उसमें से सिर्फ 32,000 के जो चेक है ना वो दिखाए गए, मतलब वो प्रेजेंट किए गए बैंक में। मतलब हमने तो यहाँ से लिख दिया 80,000 कि मैंने तो साइन करके 80,000 के चेक दे दिए, तो मैंने तो अपने खाते में माइनस कर दिए 80,000 रुपये कि मेरे बैंक में से 80,000 रुपये चले गए, मैंने तो ये लिख दिया। लेकिन बैंक वालों के तो बेचारों के, ये जो शरीफ से लोग हैं बैंक वाले बेचारे, इनके पास तो सिर्फ 32,000 के ही चेक गए ना, तो इन्होंने तो खाते में से निकाल के सिर्फ 32,000 रुपये दिए, तो इन्होंने माइनस भी कितना किया, सिर्फ 32,000, और हमने कितना माइनस किया 80,000। तो कितना फ़र्क आ गया, 80 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आएगा, निकाल लो जल्दी कैलकुलेशन, कितना आ गया 48,000। ठीक है, तो ये कौन से चेक हो गए, जो चेक इशू हो गए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने इशू कर दिए चेक, हमारे यहाँ से चले गए लेकिन वो बैंक तक अभी नहीं पहुँचे, तो हमने तो माइनस कर दिए ना, लेकिन बैंक वालों ने माइनस नहीं किए। तो अगर हमें बैंक के बैलेंस को अपने बैलेंस तक लेके जाना पड़ेगा, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमने की हैं, तभी सेम बैलेंस बनेगा ना। तो अब देखो बैंक ने तो ये माइनस नहीं किया था, लेकिन हमने तो माइनस कर दिया ना, तो बैंक वालों को सद्बुद्धि दो कोई कि भाई जब माइनस करने हैं ये, तो आप भी माइनस करो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 48,000 को माइनस कर देंगे कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक किए हमने, इशू तो कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब पेमेंट अभी इसकी नहीं हुई। अब उसके बाद देखो ये एंट्री बहुत सिंपल है, ये बीआरएस तो सबसे आसान है चैप्टर। तो अब अगली एंट्री पढ़ो ध्यान से, ध्यान देना। अ चेक ऑफ रुपी 22,000, मतलब एक चेक है कितने का, 22,000 का, डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब एक 22,000 का चेक है जो कि बैंक में जमा करवा दिया है। ऑन 28 मार्च 2025 को, 28 मार्च 2025 को एक चेक जमा करवा दिया है बैंक में, इज नोट येट क्रेडिटेड, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ इन द बैंक पासबुक। मतलब कुछ भी एरर हो सकता है, जैसे कि बैंक वालों के सर्वर डाउन रहते हैं, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, कई बार क्लियर नहीं होता चेक, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम तो बैंक में वो जमा करवा के आ गए चेक कि लो भाई ये चेक है और मेरे खाते में ये पैसे डल गए। तो इसका मतलब जब मैंने वो खाते में डाल दिया, तो मैंने तो प्लस कर दिया अपने अकाउंट्स में कि हाँ भाई मेरे खाते में ये पैसे आ जाएंगे। लेकिन कोई भी टेक्निकल एरर हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद क्लियर ना हुआ हो चेक, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से मेरे खाते में बैंक वालों ने तो पैसा डाला ही नहीं, तो जब पैसा आया ही नहीं तो बैंक वालों ने तो प्लस नहीं किया, लेकिन मैंने खुद तो प्लस कर लिया ना वो 22,000, क्योंकि मैंने तो डिपॉजिट करवा दिया था। ठीक है, तो जब मैंने प्लस किया है, अब देखो हम बैंक के बैलेंस को अपने बैलेंस तक लेके आ रहे हैं, तो जो चीज़ें मैंने की है ना अपनी कॉपी में, वो सब मुझे लिखना है। तो मैंने तो ये प्लस किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इसको प्लस कर दूंगी। ठीक है,